बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महवेश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे और हमेशा हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया करें। उस पाक ज़ात का जिक्र करते हुए, उसका शुक्र अदा करते हुए, नमाज से तलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ किया करें, ताकि हमारी ज़िंदगी में जो एक अजीब सा इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया हुआ है जिसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो आप उससे ज़रा दूर रह सके। और हमेशा हम जब भी कहीं मिल बैठते तो ये डिस्कशन ज़रूर होती है कि वक्त का पता नहीं चलता, हम इतना कमा रहे हैं उस पर बरकत नहीं हो रही, वो पूरा नहीं पड़ रहा। तो उसके पीछे रीज़न ये है, एक तो हमारी मामलात ज़िंदगी, दूसरा हमारे दिन का आगाज़ कैसा हो रहा है, हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजार रहे हैं, उसमें शुक्र का एलिमेंट कितना है, उसमें हम जो सदका खैरात है वो हम कितना ज़्यादा करते हैं, अल्लाह की राह में कितना ज़्यादा खर्च करते हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सुनने में तो आपको ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन जब हम इनके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो वो बहुत लॉन्ग टर्म देर और बहुत पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स होते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को आप चेंज करें। जो आप एक सेम पैटर्न में लेके ज़िंदगी को चल रहे हैं, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, फिर वापस आते हैं थके आ रहे हैं और रेस्ट करते हैं, सुबह फिर से आपकी वही रूटीन होती है। तो उसमें आप कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करें। जब आप कुछ डिफरेंट करते हैं, एक तो आप इंगेज रहते हैं, आप बोर नहीं होते। ज़िंदगी तो वैसे ही बड़ी खूबसूरत है, इससे बोर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपके छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे मामलात होते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आपकी ज़िंदगी को और सुनहरा करती हैं और ख़ूबसूरत करती हैं, इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शुक्रगुजारी, ये सुबह उठते ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप अल्लाह का नाम लेते हुए, उस पाक ज़ात का जिक्र करते हुए फैमिली को वक्त दें, फिर काम के लिए रवाना हों। और एक चीज़ जो हम रोज़ाना फेस करते हैं जब भी ऑफिस के लिए आ रहे होते हैं, हर इंसान जल्दी में है, जिसको देखो वो एक से एक बढ़ के जो है ना, वो एक दौड़ में, एक जल्दी में लगे हुए हैं। फेस पे एक अजीब से उनकी वो थकावट, थकन सी हमें देखने को मिलती है, अजीब से एक स्ट्रेस हम फील करते हैं। तो फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट रखा करें। आपको अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत बनाया है, जब फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट रखते तो आपको देख के हो सकता है किसी और को जो है वो मुस्कुराना आ जाए, हंसना आ जाए, वो भी खुश हो जाए। तो ये भी एक सदका जारिया होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप लोग ज़रूर किया करें। इसी प्यारी बात को लेके आगे बढ़ते हैं। आज के ओवरऑल हमारे जो टॉपिक्स है वो बहुत ही अहम है, वक्त की ज़रूरत है, ट्यूसडे है, आपकी हेल्थ के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। टॉपिक बताने से पहले आपको ज़रा मरी लिए चलते हैं। आजकल हर दूसरा इंसान मरी का रुख कर रहा है, वहाँ के वेदर को एंजॉय करने की कोशिश में लगे हुए हैं। स्नोफॉल है, बर्फ़बारी है, उसको एंजॉय करते हैं। तो ये मरी स्नोफॉल इफ़ेक्ट पे ये रिपोर्ट है, तो आइए ज़रा देखते हैं जी। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कौसार मरी में। मौसम के वजह से अगर बात की जाए तो आज सुबह से ही आसमान पर गहरे बादल मौजूद है, जबकि पूरी वादी में इस वक्त शदीद ठंडी हवाओं का भी राज है, जिससे सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है। आज छुट्टी का दिन है और यही वजह है कि सयाहों की बड़ी तादाद मरी में पहुंच आई है, जब वो खूबसूरत मौसम और दिलफरेब मनाजिर से भरपूर लुत्फअंदोज होते दिखाई देते हैं। मरी के जितने भी तफरीही मकामात हैं, जिनमें अयूबिया, पत्रियाटा, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, माल रोड, वहाँ पर भी सयाहों की काफ़ी ज़्यादा तादाद में सयाह मौजूद है, जहाँ वो खूबसूरत मौसम से भरपूर लुत्फअंदोज होते दिखाई देते हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मलका कौसार मरी में हल्की बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया है। जबकि दर्जा हरारत की बात करूं तो इस वक्त मरी का दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। रात के वक्त ये मजीद गिर जाएगा और सर्दी में मजीद इजाफा हो जाएगा। मरी आने वाले सयाहों को ये हिदायत जारी की जाती है कि वो अपने साथ गर्म मलबूसात जरूर रखें, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए मरी का रुख करें। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ऑब्वियसली अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपने वेदर अपडेट लेनी है। वहाँ पे जो पुलिस अफसरान की जानिब से एडवाइजरी जारी की जाती है, आपने उसको फॉलो करना है। अगर आपको मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको रुकना है। लेकिन अगर आप उन एरियाज़ का रुख कर रहे हैं, आपने पहले तो टेम्परेचर देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने साथ वो कपड़े रखें और बाकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको आप लाजमी कैरी किया करें। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, हम बात करने जा रहे हैं कैशलेस मुआशरे के हवाले से। अच्छा, कैशलेस मुआशरा ये होता क्या है, पहले तो हम इस पे बात करेंगे, अपने मेहमान से ऑब्वियसली जानेंगे। लेकिन जब हम दुनिया की बात करते हैं ओवरऑल, हम जब एक देखें तो रिजल्ट्स जानने की कोशिश करते हैं या किसी चीज़ अहमियत को देखने की कोशिश करते हैं, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। और जब दुनिया तेज़ी से बदलती है तो उसके बहुत बदलने के साथ साथ कुछ तकाजे होते हैं, कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते, आप उनको कैरी नहीं करते, तो ऑब्वियसली आप पीछे रह जाते हैं। तो जब हम कैशलेस सिस्टम की बात करते हैं तो दुनिया में ये तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए नगद रकम जो है अब हर कोई कैरी नहीं कर सकता। आप कैश हर वक्त अपने वॉलेट में नहीं रख सकते। अब डिजिटल करेंसी आ चुकी है, कार्ड्स आ चुके हैं, मोबाइल वॉलेट्स जो हैं उन्होंने जगह लेनी शुरू कर दी है। लेकिन
سوال اب یہ ہے کہ کیا اس کیش لیس سسٹم کو ہمارا معاشرہ واقعی ہی اڈاپٹ کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، یا ابھی بھی انہیں بہت سارے چیلنجز کا، مشکلات کا سامنا ہے؟ تو آج ہم انہی مسائل کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ایک طبقہ ہے جو ان چیزوں سے واقفیت رکھتا ہے، کیش لیس سسٹم کے بارے میں وہ اویئر ہے، اس کو اڈاپٹ بھی کیے ہوئے ہے، کیا وہیں پہ باقی جو لوگ ہیں، جو عام شہریوں کی ہم بات کرتے ہیں، عام عوام کی بات کرتے ہیں، کیا ان کو بھی کیش لیس یہ جو جس سوسائٹی کی بات کریں، جس سسٹم کی ہم بات کریں، وہ جانتے ہیں، یا کچھ مسائل یا چیلنجز کا سامنا ہے؟ تو آئیے ذرا اس پہ جان لیتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، لوگوں کے مائنڈ میں بہت سارے کویسچن ہوتے ہیں، پرائیویسی کے حوالے سے، سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے، اور دیگر خدشات یا خطرات وہ ظاہر کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شاید اس طرف شفٹ نہ ہونا چاہ رہے ہوں۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی۔ حتیم سمرو ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم کیسے ہیں السلام، حتیم؟ الحمدللہ، تھینک یو آئی میم۔ ایم گڈ، تھینک یو سو مچ حتیم آپ کے وقت کا۔ حتیم بتائیے گا، سب سے پہلے تو کیش لیس سسٹم کی ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، کیش لیس سسٹم ہے کیا، اور کس طرح سے دنیا میں یہ تیزی سے مقبول ہو رہا ہے؟ کیش لیس سسٹم کو اگر ہم سمپل الفاظ میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ آپ اپنی پاکٹ میں پیسے رکھنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، دس از اے سمپل فارمولا۔ مطلب اگر ہم ایک طرف بات کرتے ہیں کہ ہماری جیب میں پیسے نہیں ہیں، بٹ اف وی ہیو اے کارڈ، ہمارے پاس موبائل ہے، اب یہ کنورٹ ہو گیا ہے آپ کی ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر۔ اب آپ کے پاس اگر لاکھوں کروڑوں جتنے بھی پیسے ہیں، ایون تھاؤزنڈس کے اندر بھی، ٹھیک ہے، کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو تھاؤزنڈس والے ہیں، ٹھیک ہے، تو تھاؤزنڈس کے اندر بھی ہے تو وہ بھی ان کی بھی ایک رسک ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ کہیں پہ بھی ہمارے سامنے بہت سارے معاشرے میں ایسے مسائل رہے ہیں، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب لوگ جو ہے اپنے موبائل میں ایک چھوٹا سا اسمارٹ سا کارڈ رکھتے ہیں، وچ از دی اے ٹی ایم کارڈ اور دی کریڈٹ کارڈ، یا موبائل اٹ سیلف اسمارٹ فون جو ہے وہ اب ڈیجیٹل کرنسی بن چکا ہے۔ وہیں کھڑے ہوئے آپ فن ٹیک کے تھرو، وہیں کھڑے ہوئے اپنی ایپ کے تھرو، وہیں کھڑے ہوئے پی ٹو پی کے تھرو، بس موبائل اسکین کرتے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ ٹرانزیکشن بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں اتنا زیادہ اب یہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ آ گئی ہے۔ اب جب اس کی ایکسیپٹیبلٹی آ گئی ہے تو اب اس کے اوپر کام بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑے لیول پہ تو یہ مطلب ہم یوں کہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ تو سمجھ لیتے ہیں، اب اس کے اوپر معاشرے میں جو کم پڑھا لکھا ہے اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے، اس کو بھی بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو جو ہے کیش لیس کی طرف لے کے جائیں۔ اچھا، یہاں آپ نے بات کی کہ اب ایک تو مخصوص طبقہ ہے وہ تو اس طرف ہے ہی ہے، باقی تمام لوگ بھی آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرا سوال آپ سے کہ کیا ہر شخص کے پاس اسمارٹ کارڈ یا اس کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے؟ دیکھیں، یہ بہت زبردست کویسچن ہے، اس کے اوپر کافی عرصے سے بہت سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ بینکنگ انسٹیٹیوشنز کی بات کر لیں تو کام کر رہے ہیں، لیکن جب سے فن ٹیک آیا ہے، یعنی کہ جس طرح یہ ٹیلکوز آئے ہیں، اور ٹیلکو نے ایک سمارٹ موومنٹ شروع کر دی اور سمارٹ جو ہے اکاؤنٹس دینا شروع کر دیے، جس کو کریٹ کرنے کے لیے وہ جو آپ کو یاد ہے بینک میں جاتے تھے تو بینک کے اتنے بڑے بڑے فارمز ملتے ہیں، پھر اس کے لیے فل کرنا ہے، فل کرنے کے بعد پھر آپ کو گارنٹیز چاہیے، پھر ساری چیزیں۔ تو اب کیا کیا کہ ان ٹیلکو کمپنیز نے کیا کیا کہ اس ہسل کو ختم کرنے کے لیے اور اسی طرح کے جس طبقے کو آپ کہہ رہی ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فن ٹیک جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیا۔ اب وہ جائز کیش، ایزی پیسہ، یو پیسہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اب لوگوں کو انہوں نے ڈور اسٹیپ پہ دینا شروع کر دی۔ صرف موبائل ہو اور موبائل کے اندر آپ نے صرف ایکٹیو سم کے اندر آپ اپنا اکاؤنٹ وہ ہے کریٹ کر لیں اور اسٹارٹ ریسیونگ دی اماؤنٹ اینڈ سینڈنگ دی اماؤنٹ۔ یہ اب ایک آسان عمل شروع ہو چکا ہے۔ تو ہمارے جو دیہی علاقے ہیں، کیا وہ اب جیسے آپ نے کہا کہ اگر بینک اکاؤنٹ ہر کسی کا نہیں بھی ہے تو انہوں نے جیسے جائز کیش، ایزی پیسہ، اس طرح کی جو اپلیکیشنز آ رہی ہیں ان کے تھرو لوگوں کو اویئر کرنا یا ان کو اس طرف لانا شروع کیا ہے، کیا ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہ کیش لیس سسٹم سے ممکنہ حد تک وہ فائدہ اٹھا سکیں گے؟ کیونکہ دیکھیے اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت چاہیے، بالکل صحیح، جو ہمارے ان ایریا، ہمارے کیپٹل اسلام آباد جیسے سٹی کے اندر اتنا پرابلم ہوتا ہے انٹرنیٹ کا، تو دیہی علاقوں میں تو اوبیسلی نہ ہونے کے برابر۔ بہت بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، لٹریسی از دا میجر ایشو۔ سب سے پہلے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے یوز کریں۔ دیکھیں، اب کوئی مجھ سے اگر یہ کہہ دے کہ جی ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے اب ہر کسی کے پاس جو ہے وہ ٹچ والا موبائل آ گیا ہے، مطلب
टर्म यही यूज़ की थी, टच वाला मोबाइल आ ऐसे ही गया, है। ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल हो या आईफोन हो, व्हाट्सएवर दी, ठीक है, अब वो आ गया Yeah. बट बात ये है कि उससे वो जो चीज़ देख रहा होता है वो उसके लिए ये जो डिजिटल लिटरेसी है वो तो नहीं क्रिएट कर रही ना, ठीक है, अब उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा इशू क्या आ जाता है, बीइंग अ इलिटरेट पर्सन, अब कितने स्कैम्स, ये जो है, ये जो स्कैम्स दरमियान में आ गए, एक तरफ फ़ायदा तो हो रहा है और दूसरी तरफ वो उन्हीं मासूम लोगों का फ़ायदा भी उठाया जा रहा है, बिल्कुल, ठीक है, तो सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं ग्लिचेस तो हैं। अब जब वो ग्लिचेस आ जाते हैं तो वो बहुत जो है, एक बंदा जो है उसकी एक दिन की दिहाड़ी ही 1000 रुपये है, उसके पास मिसाल के तौर पर महीने में इकट्ठे ही 30,000 40,000 हुआ है, एक स्कैम आया तो स्कैम में बेचारा वो सब कुछ लुटा के बैठ गया। एक दफ़ा उसके साथ ऐसी हैपनिंग होती है तो अगेन वो कभी भी उस डिजिटल करेंसी का यूज़ नहीं फिर करेगा। तो वो इतना ज़्यादा विजिलेंट हो जाता है, विजिलेंट इन टर्म्स कि वो कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। वंस अ बैड इंसिडेंट, वो हमेशा जो है ना उस चीज़ को फिर कहता है कि नहीं, मेरे लिए ये चीज़ किसी भी सूरत में ये फ़ायदेमंद हो ही नहीं सकती, उसको चाहे फिर जितनी दफ़ा मर्जी आप समझाएं। अच्छा, यही चीज़ अगर हम कैशलेस सोसाइटी यानी कि अगर मैं सिटी की कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे भी लोगों को इश्यूज हैं, मसाइल हैं, तो उन मसाइल को ज़रा आप आइडेंटिफाई करें। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे समझ लें कि 80% मैं कैश नहीं कैरी करता, ठीक है, मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है, हाँ जी, मल्टीपल रीजंस हैं कैश ना रखने की वजह से, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, मोस्टली ऐसा भी होता है कि 2-2 3-3 बजे तक रात को ट्रैवल अपनी एंगेजमेंट्स की वजह से, चीज़ों की वजह से, तो बहुत जगहों पे इश्यूज आते हैं। कहीं हम होटल गए हैं तो पता लगा उनका लिंक डाउन है, कहीं हमने पेट्रोल डलवा ली है। अब सबसे बड़ा इशू देखें, हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे और पेट्रोल पंप पे हमने फ्यूल डलवा दिया, अब जब वो कार्ड उनको दिया है तो वो फिर अब स्वैप कर रहे हैं तो पता लगता है जनाब वो जो सिग्नल नहीं आ रहा है, हाँ जी, वो लिंक डाउन है। अच्छा, अब इस सिचुएशन में पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि किसी को कह के पैसे मंगवाने पड़ते थे, समहाउ अब गवर्नमेंट ने और बाकी बैंक्स इंस्टीट्यूशंस ने जो है उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है कि अब वो कंपल्शन ऑफ द ATM एट दी PSOs या ये कुछ जो भी जो है पेट्रोलियम जो है पेट्रोल पंप्स हैं, ठीक है, बट फिर भी अगर आप जा रहे हैं ऑन अ लॉन्ग रूट, ठीक है, आप यहाँ इस्लामाबाद से निकले और आप जा रहे हैं कराची में, और कराची में आपको रास्ते में बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन मिलेंगे कि गाड़ी की रिफिलिंग करवानी पड़ जाती है, वो कहते हैं कि हमारे पास तो है नहीं, आप क्या करेंगे। तो अब आपने या तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है, या मैं कैश लेके चलूँ या मैं कैश ना लेके चलूँ। अब मैं कैश लेके चलता हूँ तो भी मैं फेयर फैक्टर है, और कैश ना लेके चलूँ तो भी मेरे लिए फेयर फैक्टर है। अब यहाँ एक और चीज़ देखें, आपने देखा होगा कि वाइल इवन ऑन द मोटरवे एज वेल एज ऑन द GT रोड, हम ये देखते हैं कि गाड़ी ख़राब हो जाती है, मैकेनिक आपको बुलाया है या कोई भी चीज़ आ जाती है, तो वहाँ पे भी आपको कैश की सूरत में पे करने पड़ रहे होता है, ठीक है, वहाँ कोई आप उन्होंने POS मशीन्स नहीं रखी होती हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी वहाँ मौजूद है और अपनी बैंकिंग ऐप से आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो है, तो जहाँ एक तरफ फ़ायदे हैं, एक तरफ हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा वैक्यूम है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब वो काम एक तरफ से नहीं है, 2 तरह से काम करने की ज़रूरत है। एक तरफ सिक्योरिटी, जब आपने शुरू में बात की साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है काम करने की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ लोगों को अवेयर करने क्योंकि यहाँ पे देखिए ना हातिम, होता क्या है कि अब हम जैसे पढ़े लिखे जो शहर के अंदर लोग रहते हैं, जो अवेयर हैं साइबर सिक्योरिटी या इस तरह के फ्रॉड स्कैमर से जो अच्छी खासी वाकफियत रखते हैं कि इन चीज़ों से आपने बच के रहना है, हम जैसे लोगों को कॉल्स मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो अब चूँकि हमें पता है हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब वो जो सादा लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें जब इस तरह के कॉल्स आएंगे तो वो तो उसको सीरियस ले जाएंगे कि हाँ वाकई ऐसा है और मुझे इस तरह से करना है जैसे वो मुझे कमांड दे रहा है, तो इसके बदले में क्या होगा कि वो उनके चक्कर में आ जाएगा। देखिए अब बैंकिंग सिक्योरिटीज़ क्या हैं कि कोई OTP आता है, अब OTP अच्छा अब तो उन्होंने बंद कर दिया ना, खत्म नहीं आता है, अभी भी आता है, अभी भी आता है OTPs आते हैं। OTP जो है वो वन टाइम ट्रांजैक्शन के होते हैं, उनका रीज़न है
دیکھیں جو آتے ہیں ان کا ایک ریزن ہے. اب لوگوں نے جو ادر بینکس نے کیا کیا کہ وہ انہوں نے آپ کے ایک جو ہے سیکنڈ پاسورڈ جو آپ کا انہوں نے وہ رکھ دیا ہے, ڈبل سیکیورٹی رکھ دی ہے. جس اکاؤنٹ بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے انہوں نے اب او ٹی پی بند کر دیا, ٹھیک ہے, انہوں نے یعنی کہ وہ سیکنڈ پاسورڈ کی جو آپ کے فرسٹ آپ نے جو لاگ ان کرنا ہے اپنے ایک وہ پاسورڈ ہے, جب آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے اس پہ ایک پاسورڈ ہے, تو انہوں نے وہ او ٹی پی بند کر دیا. لیکن جب او ٹی پی کا مین پرپز جو تھا نا وہ یہ تھا کہ ون ٹائم پاسورڈ آپ کو ریسیو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے آپ ٹرانزیکشن کریں تاکہ اس کے ہیک ہونے کے اسکیم ہونے کے چانسز کم ہوں. لیکن وہی ہی نیگیٹو یوز ہو گیا, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے, فار ایگزامپل کوریئر کمپنی سے پارسل آ رہا ہے تو وہ کہتا ہے جی سر آپ کا پاسورڈ آیا, یہ چیک کریں, آپ کے پاس کوڈ آیا, ویریفائی کر لیں. پتہ لگا آپ کا پورا موبائل ہیک ہو جاتا ہے. اب اس کی بینکنگ کی بھی آپ کی جو کریڈینشلز ہیں نا وہ بھی ساری ہیک ہو گئی. اسی طرح جو ہے آپ کے موبائل کے اوپر او ٹی پی آ رہے ہوتے ہیں, تو اب ڈیفینیٹلی بینکس نے اسی لیے جو ہے وہ جو آپ دیکھیں گوگل بھی ہے اور باقی سارے سسٹم بھی ہیں, تو وہ آپ کو ڈبل سیکیورٹیز رکھتے ہیں. ڈبل سیکیورٹی کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ چلیں اب آپ کو ہی میمورائز ہے نا, تو آپ نے ہی کسی کو دیا ہوگا, اگر آپ نے کسی کو نہیں دیا تو اٹ مینس کہ پھر آپ کے علاوہ کوئی اس کا ایکسیس نہیں لے سکتا ہے. لیکن اب اگر ہم اس کو ولیج لیول پہ, دیہاتی لیول پہ بات کریں تو دیکھیں ابھی بھی یہ اسکیمز موجود ہیں. اب آپ کے سامنے ایک میں ایگزامپل رکھ لیتا ہوں. بسپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, ایک انیشیٹو ہے, لیکن آئی ایم فرام دی ساؤتھ پنجاب. اب وہاں جا کے خواتین کو دیکھیں تو خواتین کی الٹریسی لیول یہ ہوتی ہے کہ ایک دکاندار کو وہ کہتی ہیں کہ آپ بھائی وہ 12,000 روپے نکال دو, وہ کہتا ہے جی اتنے پیسے لوں گا. اب وہ ایک مطلب آپ وہی اے ٹی ایم سے جا کے نکالیں گے تو آپ کو کوئی بھی فیس نہیں لگے گی. دو کہ یہ بھی جو ابھی بھی فیس لگ رہی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اب میرا خیال اب 35 روپیز کر دی گئی ہے. پہلے آئی ریممبر کہ 3 روپے ہوتی تھی, پھر 15 روپے ہوگی, پھر 15 سے 25 ہوگی, 35 روپے. یہ بھی ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے. مطلب ایک 100 اب جو بھی اماؤنٹ نکالیں, اب فار ایگزامپل اگر آپ نے یا میں نے جو ہے یا کسی جو ہے ایسا بندہ جس کی انکم ہی اتنی ہے وہ اس میں سے 1,000 روپے نکال رہا ہے تو 35 روپے تو وہ ٹیکس پے کر دے ایسے. تو یہ ایسی تو اگر جب میں بسپ کی بات کروں تو بسپ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ درمیان میں جو مڈل مین بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنا جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں سے اپنے جگاڑ لگا لیں, مارجن نکال لیں, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں اب لوگوں کو اس حوالے سے اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ڈیجیٹل سسٹم ہے, آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں, آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. ہاں ہمارے جو بزرگ افراد ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے, کیونکہ اوبیسلی یا تو انہیں آپ جتنا بھی پریکٹس کروائیں انہیں یوز کرنا نہیں آئے گا, یا وہ یہ اسکیم والا فراڈ کے چکر میں پڑ جائیں گے, اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو یوز نہیں کریں گے کہ نہیں بھائی ادھر میں کیش ہی لے کے چلنا ہے, مجھے ڈیجیٹل سسٹم کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کے اندر بار بار سسٹم ڈاؤن کے ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں, یا کہیں نہ کہیں ایپ میں اپ ڈیٹ آ جاتا ہے, وہاں ان کے وہ سسٹم کے اپنے ان کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ لنک ڈاؤن ہے, تو اس وجہ سے اوور آل اوبیسلی لائف تو ہماری متاثر ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں اب ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلا کوشچن جو پہلی بات جو آپ نے کی ہے نا کہ سسٹم میں ڈاؤن آنا, آپ کو پتہ ہے کہ اس سے آپ کی اکانومی میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, پرابلمز آتے ہیں. وہ کس طرح سے آتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک بزنس ٹرانزیکشن ہے. اب بزنس ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے وہ لاکھوں روپے میں نہیں ہوتی, کروڑوں روپے میں ہوتی ہے, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بھی اماؤنٹس میں ہوتی ہے. تو جب لنک ڈاؤن کی وجہ سے پیمنٹ اگر چند گھنٹے بھی ڈیلے ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے آرڈرز لوگوں کے کینسل ہو جاتے ہیں, یا اس کی جگہ آپ کی جگہ کوئی اور ون کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر دیکھیں سب سے پہلے تو ہماری اکانومی کے اندر یہ جو انٹرنیٹ کا پرابلم ہے نا اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے اب دیکھیں گورنمنٹ نے ابھی بہت ریسنٹلی انیشیٹو لیا ہے کہ وہ جو ہے فری انٹرنیٹ کے اوپر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس طرح کے انیشیٹوز چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن وہ سیکیور بھی چاہیے, سائبر سیکیورٹی کے بھی ایلیمنٹ چاہیے. سوال یہ کرنے لگی تھی, یہ جو فری انٹرنیٹ ہے اس کی وجہ سے جو یہ سائبر اٹیک ہوں گے اس سے کیسے بچیں گے؟ دیکھیں اب فار ایگزامپل اب آپ ایک بات کو دیکھیں, ایک ہوتے ہیں ڈورمنٹ اکاؤنٹس جو کہ بند ہو چکے ہوتے ہیں. میرا ہی اکاؤنٹ ہوگا, میں نے نہیں یوز کیا تو بند ہو گیا, لیکن میں اگر کوئی اکاؤنٹ ایکٹیو کر رہا ہوں تو اب بینکنگ سسٹم نے کیا کیا ہوا ہے کہ وہ میری 4 فنگرز رائٹ اینڈ 4 فنگر لیفٹ جو ہے وہ سب کو اسکین کرتا ہے. اب اتنی اسکیننگ, ایون اگر آپ نادرا میں چلے جاتے ہیں تو وہ آپٹک جو ہے آپ کی آنکھیں بھی آج کل اسکین ہوتی ہیں, مطلب اتنے زیادہ اسکیننگ کے باوجود بھی
سیکیورٹی کا لیپ آ جاتا ہے اور فیلئر ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے بینکس اکاؤنٹ سے پیسے بھی نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب جتنے بڑے ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ لگا دی ہیں, سیکیورٹی سسٹم لگا دی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس چیز کے اوپر گورنمنٹ کو ابھی بھی بہت زیادہ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں پرائیویسی از ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, اگر میرے پاس چاہے اسمال اماؤنٹ ہے چاہے زیادہ اماؤنٹ ہے, میری پرائیویسی کے اوپر اگر گورنمنٹ ایفرٹ کر رہی ہے اور مجھے سیکیور کر رہی ہے تو میں ہیپی ہوں. اگر وہاں پہ تھوڑا سا بھی فلا آ گیا اور میں ڈسٹرب ہو گیا تو میں وہاں سے یہاں نیچے آ جاؤں گا, کیونکہ میرے پہ کوئی بھی ادھر سائبر اٹیک اور ادھر میں وہاں سے بچوں گا تو کوئی اور اٹیک کر لے گا میرے گھر میں. کہیں نہ کہیں جو ہے ابھی بھی بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. دو کہ اتنی زیادہ ہم لوگوں نے مطلب ہم ٹاکنگ اباؤٹ دی گورنمنٹ انیشیٹیوز اور جس طرح سے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اس کو اور سیکیور کرنے کی کوشش کی ہے, اور جتنا سیکیور ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی ایزی ٹو ایکسیس ہوتا جا رہا ہے. ویری ٹرو. اچھا, کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی کیش کیری کرتے ہیں کہ ہم نے ہر خرید و فروخت جو بھی چیز لینی ہے ہم کارڈ پیمنٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ ریکارڈ میں رہتا ہے, تو کچھ لوگ اس وجہ سے بھی کیش کیری کر رہے ہوتے ہیں, تو اب ان کو کیسے شفٹ کیا جائے؟ دیکھیں اب یہ ایک دیکھیں جو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کارڈ سے پے کریں گے تو یو ہیو ٹو پے 5% آف ٹیکس, اور اگر آپ کیش کے 15% ٹیکس. اب ہمارا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے, مطلب ٹرینڈ یہ بنتا ہے کہ کھانا شانا کھانے کے لیے گئے ہیں تو وہ 15% کا ہی بل بن کے آیا تھا, ابھی کیش ہی دیں گے. لیکن جب وہ بل دیکھتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ میں دیکھتے ہیں کارڈ ہے تو وہ واپسی جاتے ہیں, واپسی جا کے پھر وہ 5% تو گورنمنٹ تو ایفرٹ کر رہی ہے کہ وہ جو ہے جو لیکوڈ کیش ہے, ٹھیک ہے, لیکوڈ کیش سے بہتر ہے ڈیجیٹل کیش پہ جائے جائے. اب ڈیجیٹل کیش کے فوائد ہم ڈسکس کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر دوسری طرف دیکھیں تو لیکوڈ کیش کا فائدہ یہ ہے کہ ٹرانزیکشنز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے آیا, کہاں سے گیا, کدھر کتنے لگے, مجھے کوئی ریکارڈ نہیں ہے. لیکن اگر اس کو اگر بینیفٹ دیکھیں نا تو جتنی اچھی آپ کی بینکنگ ہسٹری ہے, ٹھیک ہے, میں نے مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے ایک منتھ میں یوز کیے ہیں, تو میری بینکنگ ہسٹری اچھی جب بن رہی ہے اور ٹرانزیکشن میں ساری ریسیونگ اینڈ جو پیئنگ ہے بینک کے تھرو کر رہا ہوں, تو مجھے ان فیوچر میں کوئی بزنس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پاکستان بھر میں بہت ساری خواتین ہیں, بہت سارے نوجوان ہیں جو مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے, ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی ایک بات یہ ہے کہ آپ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بینک سے لون نہیں ملتے, آپ کہتے ہیں کہ ہم کیسے اپلائی کریں, کس طرح سے ہماری جو ہے وہ کریڈٹ ہسٹری اتنی اچھی بن جائے کہ ہمیں کسی بھی گورنمنٹ اسکیم سٹارٹ ہوتی ہے, کوئی بھی ایون پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے آپ کا بہت زیادہ جو این جی او سیکٹر ہے اور سیکٹر ہے وہ بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, ان شیپ آف آپ کو فنڈز دے رہے ہوتے ہیں, ان شیپ آف آپ کو جو ہے وہ لون دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنی ٹرانزیکشن ہسٹری کو اسٹرینتھن کرتے جائیں گے نا تو آپ ایلیجیبلٹی کے اندر آ جائیں گے. اوکے, یعنی کہ یہ ایک طرف اس کا فائدہ بھی ہے کہ اگر آپ کارڈ یوز کرتے ہیں آپ کی وہ ایک ہسٹری کریٹ ہو رہی ہوتی ہے, مطلب آپ نے چاہے وہ آپ بینکنگ ایپ سے ہی ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں, بٹ اٹ اپیئرز ان دی ہسٹری. کچھ لوگ تو اینڈرائڈ فون جو کہ زیادہ ہیک ہوتے ہیں بنسبت آئی فون, تو لوگ اینڈرائڈ فون کے اندر وہ اپلیکیشن بھی نہیں رکھتے کیونکہ میجورٹی کے پاس اینڈرائڈ فون ہی ہے, تو اس میں وہ بینکنگ اپلیکیشن نہیں رکھتے. میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ٹھیک ہے, اور ماشاء اللہ ہی از ان دی ویری گڈ پوزیشن ان اے بگ کمپنی, ٹھیک ہے, آج تک جو ہے اپنے موبائل کی ایپ نہیں یوز کرتے ہیں. مطلب آئی نو ہم, وہ کہتے ہیں بھائی میں جا کے اے ٹی ایم سے نکال لوں گا, ٹھیک ہے, تو میں نہیں کر سکتا. وہی بات ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو ڈر خوف ہے ایسے ہی ہے کہ یہ ہیک ہو سکتا ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ اس ڈر خوف کو ہٹانا ہوگا. مجھے بتائیے کہ بڑے لیول پہ بڑے سیکٹرز میں, بڑے ہوٹل ریسٹورنٹس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل سسٹم موجود ہے, کیش لیس جو سسٹم ہے وہاں پہ کارڈز ہیں یا آن لائن آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. کیا جو چھوٹے دکاندار ہیں, چھوٹی مارکیٹس ہیں, ان کے اندر بھی یہ سسٹم متعارف کرایا گیا کہ وہ وہاں پہ بھی ہم یہ کیش لیس سسٹم جو اس کو یوز کر سکیں؟ دیکھیں, اب چھوٹے جتنے بھی کاروباری ادارے ہیں, اگر آپ چھوٹے ہوٹلز ہو گئیں, کریانہ شاپس ہو گئیں, ریڈی بان ہو گئے, اس طرح کی جو چیز ہیں, وہاں پہ پی او ایس سسٹم تو نہیں ہے, کارڈز کے تھرو تو آپ پے نہیں کر سکتے. بٹ جو ہم نے اسٹارٹنگ میں جو بات کی تھی فن ٹیک کی, انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہوئی ہے. فار ایگزامپل آپ سبزی, میں موسٹلی اب جو پیمنٹ کرتا ہوں تو میں سبزی لینے کے لیے بھی
جو ہے ایک تو اچھی چیز یہ ہے کہ میں کال کرتا ہوں تو وہ چیز آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے آپ مجھے جو ہے نا ایزی پیسہ کر دیں, آن لائن کر دیں, ٹھیک ہے, تو وہ آن لائن پیمنٹس کی ایکسیپٹیبلٹی اب آ گئی ہے. اب یہ جو جن جگہوں کی ہم نے بات کی ہیں, یہ لوگ جو ہے ان میں 70% میں یہ سمجھتا ہوں 70% کا ریشو یہ ہے کہ ان میں ان کے پاس جو ہے وہ فن ٹیک کی فیسلٹی موجود ہے, کیونکہ فن ٹیک نے بہت ایزی کر دی ہے. اب اسمارٹ فون ہو یا چھوٹا فون بھی ہو نا تو اس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ہاں جی, اس پہ یہ فون یوز کرتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے نمبرز دے دیے ہیں, مثال کے طور پر آپ نے میسج آتا ہے, وہ آپ کا SMS ریسیو ہوتا ہے, آپ SMS کا نمبر بتائیں کہ 1 2 3 4 5 6 آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, ہاں ٹھیک ہے, تو وہ اب آپ جو ہے انہوں نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ جو بٹنز والے موبائل والے یوزرز بھی ہیں نا وہ بھی کرتے ہیں. ویری گڈ, یہ تو اچھا ہے. تو بھائی یہ جو سبزی والے آتے ہیں نا جو موسٹلی سیکٹرز کے اندر, وہ بھی ان اپلیکیشن کا استعمال کریں, بعض دفعہ نہیں پیسے ہوتے. ہاں ایسے ہی ہے, موسٹلی نہیں ہوتے پیسے, موسٹلی ایگزیکٹلی نہیں ہوتے. یہ میرے ساتھ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ میرے گھر میں جو اچھا یہ اپنی بات کو سم اپ کر دے, پیغام ہمارے ناظرین کو آپ کچھ دینا چاہیں. دیکھیں ایک تو میں نے جو بولا ہے کہ اگر آپ اپنی ٹرانزیکشنز کو میکسیمم جو ہے بینکنگ کے تھرو کرنا شروع کر دیں گے تو ایک تو آپ کی کریڈٹ ہسٹری بننا شروع ہو جائے گی. جب آپ کی کریڈٹ ہسٹری بنتی ہے تو آپ کو ایک تو آپ اکانومی کا حصہ بن جاتے ہیں. دیکھیں اکانومی کے اندر کنٹریبیوشن کس طرح سے ہوتی ہے, اکانومی کے اندر کنٹریبیوشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب آپ کا جو کیش ہے وہ بینکنگ چینل کے تھرو موو کر رہا ہو تو وہ آپ کے اکانومی کے اندر ایک پیوٹل رول پلے کرتا ہے. تو آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ جو ہے انٹرپرینور ہیں, چاہے آپ بزنس والے ہیں, تو میں تو یہ آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی پیمنٹس کو جتنا بینکنگ کے تھرو لے کے آ سکتے ہیں. دو کے پرابلمس تو ہیں لیکن ڈرے نہیں, کیونکہ گورنمنٹ انیشیٹوز تو لے, ڈر کے آگے جیت ہے. ڈر کے آگے جیت ہے. تھینک یو سو مچ حتیم آپ کے وقت کا. ناظرین اوبیسلی کیش لیس سہولت اوبیسلی ہمارے پاس ہے, اس کو ضرور آپ یوٹیلائز کریں, لیکن احتیاط بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور جدت کے ساتھ آپ کو لے کر اپنے آپ کو چلنا ہوگا. جب آپ نہیں چلیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اور جیسے حتیم نے کہا کہ آپ اگر ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ان فیوچر وہ آپ کے بہت زیادہ کام آ سکتی ہے, یعنی کہ اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں, لیکن احتیاط دیکھیں وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نے احتیاط کر لی تو پھر کسی قسم کا کوئی مسئلہ, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. بریک کی جانب بڑھ رہے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. اگلا ٹاپک ہمارا بہت ہی اہم ہے, آپ کے ساتھ وہ ہم شیئر کریں گے, لیکن ٹاپک بتانے سے پہلے کیوں نہ آپ کو پھر سے ہم ذرا مری کی طرف لیے چلتے ہیں, اور مری موسم کے اوپر ایک خوبصورت سا مونٹاج ہے, آئیے ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. جی پلے کیجیے. جی ویلکم بیک ناظرین. کیا خوبصورت موسم ہے ماشاءاللہ سے اس وقت مری کا, اور اگر آپ جا رہے ہیں تو اس خوشگوار موسم کو انجوائے کیجیے اور اپنا موڈ جو ہے وہ خوشگوار بنائیے. ٹاپک کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ورک فرام ہوم ورسز آفس لائف, اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کیونکہ کووڈ کے بعد دیکھیں تو لوگ بہت زیادہ ان کی جو روٹین ہے وہ کافی حد تک چینج ہو گئی تھی. لوگوں نے گھر سے کام کرنا شروع کر دیا, بلکہ اس کانسیپٹ کو سمجھا کہ اچھا اگر ہم گھر سے کام کریں تو بھی کام چل سکتا ہے, کام ہو سکتا ہے, جو آپ کو اچیومنٹ چاہیے وہ آپ کو ورک فرام ہوم سے بھی مل سکتی ہیں. تو یہ ایک اچھا سسٹم تھا جو ہم نے جانا آن لائن کام کرنے کا. لیکن اب جہاں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے گھر سے کام کرنا شروع کیا, انہوں نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی ایک کمفرٹ زون میں رکھنا شروع کر دیا. یہ ایک تھوڑا سا یہاں پہ نیگیٹو پوائنٹ بھی آیا کہ ہم سست ہونا بھی شروع ہو گئے, کہ ہم بالکل ہی گھر کے ہو کر رہ گئے. تو اب ذرا ہم دونوں کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ اگر آپ گھر کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں یا آپ آفس جاتے ہیں تو دونوں کا موڈ مزاج جو ہے وہ کیسا ہو سکتا ہے. کیونکہ جہاں میں سمجھتی ہوں
जब आप डेली बेसिस पे ऑफिस जाते हैं, दफ्तर का रुख करते हैं, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो प्रोफेशनल्स हैं, आप अपने कोलीग से मिलते हैं, जो एक इन्वायरमेंट होता है, एक डिस्कशन होती है, उससे आप बहुत कुछ लर्न करते हैं. घर के अंदर आप काम तो कर लेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ना आप देख रहे होंगे, ना आप सीख रहे होंगे, ना आप कर रहे होंगे. सिर्फ एक टू द पॉइंट आपने फाइल वर्क जो भी आपका एक आपको टारगेट टास्क मिला हुआ है, आपने वो बस कंप्लीट करना है. तो ज़रा इन दोनों लाइफ का कंपैरिजन आज कर लेते हैं कि किसका क्या फ़ायदा है और किसका क्या नुकसान है. और इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं. जवेरिया तारिक हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम जवेरिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच. जवेरिया, मुझे बताइए पर्सनली आप किसको पसंद करती हैं, वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस लाइफ? ओके, अच्छा महविश, आई प्रेफर अ हाइब्रिड मोड जिसमें आपकी दोनों चीज़ें मैं समझती हूँ ज़रूरी है, क्योंकि एक तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दूँ कि एक स्पेसिफिक एज तक मेरे ख्याल से इट्स मैंडेटरी कि आप ट्रेनिंग दें, बच्चों को सिखाएं ऑफिस में, उसका ज़रूरी है. बिकॉज आपको पता है कि उसके बगैर जब तक आप डिसिप्लिन एक टाइम पे नहीं आएंगे, आपकी स्किल्स जो हैं वो नहीं ग्रूम होंगी, आप ग्रूम नहीं होंगे स्ट्रेट अवे. बिकॉज आप जब ऑफिस में आते हैं तो स्ट्रेट अवे यू हैव डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, और आपने ना सिर्फ ये चीज़ें दोनों देखनी है बल्कि आपने ट्रांसपोर्टेशन, वो जो कम्यूट है वो भी एक बहुत बड़ा हैसल है. आपको पता है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर अगर आप देखें थ्रू आउट तो किस कदर मुश्किल है, वो भी टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. बट हाइब्रिड जो मोड है वो अब इस्टेब्लिश हो चुका है ग्लोबली. अगर आप रिसर्च भी देखें, क्योंकि हम रिसर्च में ही देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो प्रोडक्टिविटी भी ला रही हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो इंसान को सुकून भी दे रही हैं, और इसके साथ साथ आपको ऑफिस में जो आप काम करने के बाद जो आपको प्रोडक्टिविटी मिलती है उसका क्या इफेक्ट है. तो आई बिलीव कि दोनों चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है. सही. और उस पर अगर आप ओवरऑल देखें ग्लोबली तो यूके हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आफ्टर कोविड जैसे आपने जिक्र किया, उसके बाद तो माहौल ही चेंज हो गया. महविश, आप देखें कि आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, एवरीथिंग, ये सब जो हैं ये स्विच हो गए उस ऑनलाइन मोड पे. इवन टीचिंग आप देख लें कि इट वाज शिफ्टेड ऑन ऑनलाइन. क्या हमारी जो कुछ जो हमारे डेली बेसिस पे ट्रेनिंग हमारे फिटनेस से रिलेटेड है, हमारी ट्रेनिंग जो है वो भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई. Zoom के थ्रू सारे इकट्ठे हो जाते हैं और ऑनलाइन वो उनकी क्लासेस हो रही होती है. बिल्कुल. और उसमें फिर ये है फ़ायदा कि आपके दोनों प्रॉज एंड कॉन्स हैं. ठीक है, व्हेन यू आर सिटिंग होम, आप ऑटोनॉमी है आपके पास, आप अपने मालिक हैं खुद के. आप कहते हैं नहीं जी मैं तो इस टाइम पे भी कर लूँगा ये काम, बट देयर इज़ नो बाउंड्री. बाउंड्री कंडीशन नहीं है ना. फिर आप देखें, अगर आप बाउंड्री नहीं डिफाइन करेंगे, अगर आपने टाइमिंग्स वो फिक्स नहीं की, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं चीज़ें. फिर वर्क बैलेंस के बजाय वर्क कभी कभी घर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है. ऑब्वियसली घर के और बहुत सारे काम आ जाते हैं, या कोई ना कोई डिस्टर्बेंस बीच में क्रिएट होने लग जाती है, कोई फैमिली आ जाती है, तो फिर आपको वो भी साथ मैनेज करना होता है. और बच्चों के साथ भी फिर आपको चीज़ें, एक नई जंग शुरू हो जाती है कि व्हेन द किड्स नो द मदर इज एट होम, तो वो तो कहते हैं कि हमें देखें. फिर इस चीज़ का फिर एक अजीब सी एक और जो है वो एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है. तो आई थिंक दोनों चीज़ें हैं. बट हाँ, इसमें मैं एक चीज़ कैटेगराइज करूँगी कि दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग फ्रॉम होम, फिर एक वो सेपरेट कैटेगरी है महविश, जो ऑलरेडी आपने नोट किया है कि अब बहुत से बच्चे बच्चियां घरों पे बैठ के ही कर रहे हैं, ऑनलाइन सारा काम कर रहे हैं. तो फिर एक वो भी तो कैटेगरी है जो है ही वर्क फ्रॉम होम. अच्छा, जो आपने शुरू में टाइम मैनेजमेंट की बात की कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट. अगर हम घर से काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम होता है, तो क्या टाइम मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगी? नहीं मुश्किल, वही मैंने कहा बाउंड्री लिमिट्स है आपकी. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मेरी बहन जो है शी इज़ वर्किंग अब्रॉड एंड वो उसका हाइब्रिड मोड है. शी हैज़ टू गो 2 days ऑन द स्पॉट ऑफिस में है जाना, और उसने बाकी 3 दिन घर पे करना है. अब उसने जो आप कह रही है ना टाइम मैनेजमेंट, उससे अपनी बाउंड्री सेट की हुई है महविश. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. वो कहती है अगर आप ये कह लेंगे ऑफिस में अगर आपने एक मीटिंग अटेंड करनी है, एक फ़ायदा हो जाता है, जैसे कि आपको पता है गोरे मीटिंग्स के मामले में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है. वो फिर वो टाइम उसका शेड्यूल लिखा हुआ है कि शी हैज़ टू अटेंड द मीटिंग, और वो बाउंड्री बना ली उसने. तो वो कहती है मेरे लिए कन्वीनियंट है. हत्ता कि आप देखें कुछ ओमानी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हुई है और उसमें ये बताया गया है कि अगर आप टीचिंग की बात करते हैं ना, तो इट वाज वेरी, मतलब उसके बहुत अजीब से डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स आए, क्योंकि बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया और टीचर्स जो हैं वो क्लासेस ऑनलाइन लेते थे,
बट बच्चे आगे से सो रहे होते थे, आप समझ रही है ना, वो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। इस ऑनलाइन सिस्टम में भी बहुत सारी हमें मीम्स भी देखने को मिली, बहुत। और इवन जो एग्जाम्स हुए उसमें चीटिंग बहुत ज़्यादा हुई, जो इस ऑनलाइन सिस्टम, यानी कि जहाँ हम फ़ायदे की बात कर रहे हैं वहाँ इसका वर्क फ्रॉम होम है, इसके काफ़ी सारे उसके इश्यूज भी हमें सामने आते हैं। अच्छा, और कहा जाता है कि ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वो आपकी ज़हनी सेहत पे काफ़ी असरअंदाज होता है, इसको ज़रा एलेबोरेट कर दें। ओके महविश, मेरे से अगर आप पूछें ना, अगेन मैं कहती हूँ 2 कैटेगराइजेशंस हैं। यू नो वेरी वेल कि व्हेन पर्सन इज़ इन हिज पीक, कैरियर पीक में होता है, तो उसमें उसको हार्ड वर्क करना है और वो उस हिसाब से बड़ा वो इंस्टेंटली इन्वॉल्व होता है। लेकिन एक एज लिमिट के साथ साथ, एक मतलब आप थोड़ा सा, लेट्स से 15 इयर्स आपको हो गए, तो आपकी जो जहनी वो है ना, आपकी आदत बन जाती है कि आप रोज निकल रहे हैं, आपकी एक रूटीन बन जाती है। येस, इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। जब आप मुझसे अगर पूछती हैं, जिसका 15 इयर्स अबव एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उस बंदे को अगर आप कहेंगे 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, वो खुश है, बट आफ्टर अ वीक यू वॉन्ट बिलीव, वो एक आपकी जो मेंटली आपकी एक जो लाइफ साइकिल बन चुका होता है, आपकी जो एक रूटीन है, उस हिसाब से मैं कहती हूँ मैं कब वापस जॉब पे जाऊँ। ये हम सबके साथ ये होता है ना, अगर ज़्यादा अगर छुट्टी मिल जाए तो तंग पड़ते हैं कि भैया अब कब ऑफिस जाएंगे। बिल्कुल, और वो आपकी बिल्कुल जहनी उस पर इफेक्ट करता है। व्हेन यू आर सिटिंग होम, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल शुरू हो जाता है, दैट इज मोर ऑफ डिप्रेसिव। आप लैपटॉप के आगे बैठे हैं, आपने एक ही काम करना है, आपने मतलब वही चीज़ जो है उसी ऑफिस के एक कंपार्टमेंट में बैठ के आपने जिस डेडिकेटेड स्पेस बनाया हुआ है उसी में आप लगे हुए हैं। बट जब आप ऑफिस जाते हैं, आप मूव करते हैं, आप प्रॉपर एक तैयार होते हैं, प्रॉपर तैयारी होती है, आप उठते हैं, फ्रेश होते हैं, रेडी होते हैं, ट्रैवल करते हैं, और फिर आप एक अपने ऑफिस, अपने जो भी आपका इदारा है जहाँ भी है वो आप पहुँचते हैं। घर में अगर हैं तो आप वहीं उठे, आपने मुंह धोया नहीं धोया, वहीं बिस्तर पे लैपटॉप लिया, वहीं पे बैठ गए। वो आपको अब डॉक्टर्स ने बताया ना कि जहाँ पे आपको ज़रूरी हो गया है कि आप हॉलीडे लीव भी लें, उसके साथ साथ ज़रूरी ये भी हो गया है कि आप ऑफिस के अंदर जाना मत छोड़ें। ये वर्क फ्रॉम होम स्टडी बता रही है, जो मैंने पढ़ी उस दिन, और मैंने देखा कि अच्छा, यानी कि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि रिकमेंड करते हैं कि यू शुड गेट आउट ऑफ योर बाउंड्री, बिकॉज अदरवाइज आप घर पे बैठ बैठ के एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार होते हैं। यानी कि यहाँ तक कि अगर बाद में हम नतीजा अखज़ करें तो वो ये कि ठीक है, अगर मजबूरी है, जैसे कोविड था या आप बीमार हैं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो मजबूरी के तहत आप कुछ टाइम घर में काम कर लें, लेकिन आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपका ऑफिस निकलना चाहिए, कि आप निकलें, आप यानी कि ऑफिस जाके काम करें, वो घर की जो 4 दीवारी है, जो आपने एक कंफर्ट जोन बनाया हुआ है, उसमें ना रहें। उसमें महविश आप ना ये कर सकते हैं, जैसे कि आप मुझसे अगर आप पूछें तो मैं कहती हूँ कुछ चीज़ें आप घर से कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कुछ मीटिंग्स जो हैं ऑनलाइन लेनी, आपको पता है जूम आ गया है, गूगल मीट आ गया है, यू कैन डू मीटिंग्स ऑनलाइन। जो काम आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे फील्ड से मुतालिक अगर आप बात करें तो आई हैव टू बी देयर। मुझे स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग करनी पड़ती है। जब मैं नहीं करूंगी तो आपको पता है वो इफेक्ट जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसका जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है उसमें बहुत फर्क है। मुझे भी मजा आता है, लाइक इफ आई काउंसिल समवन, मुझे खुशी होती है कि मैंने अपना रोल प्ले किया, किसी को मैंने कुछ हिम्मत दी, कोई मोटिवेशन दी, तो मैं समझती हूँ ना सिर्फ आपको अच्छा लगता है बल्कि the other person is also benefiting from you if you are going outside, और उसमें ज़ाहिर ऑफिस में आप कारआमद हैं। अच्छा, ख़वातीन की अगर बात करें तो अब चूँकि उन्होंने बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, उन्होंने उनकी टेक केयर भी करनी है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम उनके लिए बेटर है या वो भी ऑफिस है? अच्छा, अगेन दे कैन बी अ कैटेगराइजेशन। फॉर इंस्टेंस, अगर लेट्स से ज़्यादातर ये होता है कि कुछ ख़वातीन हमारे इदारों में, ये आपने देखा गवर्नमेंट के भी रूल्स हैं, मैटरनिटी लीव दी जाती है और आप घर से भी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड रूल। बल्कि अब्रॉड अगर आप देखें तो उन्होंने तो साल की मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव्स भी दी जाती हैं, इवन फादर को मिलती है। Very good. तो वहाँ पे आपका वर्क फ्रॉम होम अगर चल रहा है तो वाई नॉट। मैं तो कहती हूँ हाइब्रिड होना चाहिए। मैं विश लाइक इफ़ यू वांट टू कम आउटसाइड, लाइक अच्छा एक बात है, फोकस्ड आप ज़्यादा घर पे होते हैं। अगर आप एक अपना डेडिकेटेड वर्क प्लेस बना लेते हैं और लेट से आपके बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो उसके बाद आपका टाइम जो है वो 8 से लेके 12-1 बजे यू आर डेडिकेटेड। मतलब सिवाय इसके के बीच में अगर कोई मीटिंग आती है आप थोड़े बहुत काम उठकर कर लेते हैं। अगर आप वर्क प्लेस पे होते हैं, आप इधर उधर कलीग से भी मिलेंगे, बातें करेंगे, यहाँ से आ रहा है हेलो हाय, वहाँ से आ रहा है हेलो हाय, तो ये चीजें चल रही होती है। थोड़ा सा काम आपका
डिले पे जाता है। तो मैं ये समझती हूँ दोनों मोड्स जो हैं वो इफेक्टिव हैं अगर आप उनको मैनेज करें तरीके से अपने मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। जरूरी है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़ी मजीद इस पे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ के टाइम मैनेजमेंट की बात करें या ओवरऑल इसमें हमारी मेंटल हेल्थ आ जाती है, फिर और बहुत सारी हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, उनको भी आपने समझना होता है। तो इन चीज़ों को मजीद आगे लेके चलते हैं, मजीद इन डिटेल्स पे डिस्कशन करते हैं, बट ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम वर्सेस ऑफिस लाइफ। अब इन दोनों का मुआवजा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जवेरिया हमारे साथ है। जवेरिया, मुझे बताइएगा कि कुछ फ़वाइद पे हमने बात की कि वर्क फ्रॉम होम जो है उसके ये फ़ायदे हैं, ऑफिस अगर आप जाते हैं तो उसके ये फ़ायदे हैं। अगर हम घर से काम करते हैं, देखिए नेटवर्किंग वो इस वक्त अगर राइट नाउ में देखो तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोशल नहीं हैं, आपका नेटवर्क नहीं है, तो आपके जो कामयाबी के या सक्सेस होने के जो चांसेस हैं ना वो थोड़े स्लो हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। सो अगर आप वर्क फ्रॉम होम हैं, आप घर से काम कर रहे हैं, तो इससे हमारी नेटवर्किंग कितनी मुतासर हो रही है? नहीं होती। मैं आपको होती नहीं है, मतलब है ही नहीं सिवाय इसकी कि फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन मैं विश यू वोंट बिलीव, आई हैव सीन पीपल सिटिंग फ्रॉम होम्स और उनके इतनी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग है। मेरी कुछ ऐसी स्टूडेंट्स हैं, आप लिंक्डइन उठा लें। अब लिंक्डइन पे आपका जब प्रोफाइल बन जाता है तो आप नेचुरली यू आर इन फ्रंट ऑफ द प्रोफेशनल नेटवर्क। आपका जो कंटेंट होता है ना उससे आप पहचाने जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना सोशल मीडिया का दौर है, जो आप पोर्ट्रे करेंगे वही देखा जाता है, जो आप पसंद जैसे किया जाता है, लोग जैसे आपको देखेंगे कि अच्छा ये बंदा है इस तरह से। आप मुझे खुद बताएं कि कितने लोग जो हैं वो स्क्रॉलिंग नहीं करते मोबाइल पे। वी डू इट ऑल डे। मैं विश यही है ना। और आप देखिए कि ट्रेंड हमारा जो बन चुका है वो यही है कि आपकी कितनी लाइक्स हैं, आपकी इंस्टाग्राम पे कितनी लाइक्स हैं। तो यू आर ऑलरेडी नोन सिटिंग फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। आप देखिए ना, अगर एक बिल गेट्स को भी आप देख रहे हैं तो वो नजर आ रहा है आपको। एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स या आप किसी भी प्रोफेशन के, वो जिन लाइक्स की और फॉलोअर्स की आप बात कर रही है ना, चले वो तो एक सोशल अकाउंट तक ओके फाइन, लेकिन उसमें मैं कहूँ अगर मैं सादा या आसान अल्फाज में बात करूँ तो उसमें जिंदा कितने हैं, एक्टिव कितने हैं जो आपकी एक आवाज पे फिजिकल आपके सामने आके खड़े हो जाए? कोई भी नहीं। ये नेटवर्क, इस नेटवर्किंग की बात करें जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है। मैं विश वो आपको लाजमी रिश्ते बनाने पड़ते हैं इवन ऑन द वर्क। क्योंकि सोशल जो आपकी एक्टिविटी है उसको तो मैं काउंट ही नहीं करती, वो सिर्फ सोशल उसके हद तक। जो फिजिकली यानी कि अगर मुझे जैसे हम ऑफिस आते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे कोलीग्स होते हैं, हम कॉल करते हैं, हमें प्रॉब्लम है, वो पहुंच जाते हैं। तो अगर इसी तरह से हम घर से काम कर रहे हैं तो क्या इस तरह की हमारी नेटवर्किंग है कि हम कॉल करें और वो फौरन पहुंच जाए? कुछ जगहों पे हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग उस तरह नहीं है जैसे कि आप जब लाइव किसी से मुलाकात करके आपकी जो एफिलिएशन और बॉन्डिंग होती है, जैसे आप कह रही हैं, उस तरह नहीं है। आप सही कह रही हैं। वो फिर एक बबल है कि आप उसी में आप चल रहे हैं, उसी के हद तक है। बट एज आई टोल्ड यू कि कुछ जगहों पे ये है कि आपने सिर्फ घर से नहीं, थ्रू आउट 5 डेज में 2 डेज आपने प्रेजेंट भी होना है। फिर वो जो 2 डेज ऑफिशियल आप प्रेजेंट होते हैं ना, उसमें वो बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। फिर वो डिनर्स भी रखे जाते हैं। जैसे कि मेरी बहन बताती है कि देन व्हेन शी गोज टू द सिटी, वो फिर कहती है कि वहाँ पे यू हैव टू अटेंड सम डिनर्स, फिर उसमें आपकी कोलैबोरेशंस होती हैं, नेटवर्किंग होती है, फिर वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं। सो दैट इज़ हाउ यू देन क्रिएट अ बॉन्ड। और कहती है ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता है हाफ आपकी जो बीमारी है ना वो शेयरिंग से सॉल्व हो जाती है। आप बात करते हैं किसी से, आप यू फील बेटर। मेरे साथ तो यही है। मैं विश मैम जब तक ये इट्स नेचुरल कि जब आप किसी से डिस्कशन कर रहे होते हैं, हाँ वो नॉर्मली डिस्कशन क्यों ना हो, आप बहुत हल्का हो जाते हैं, आप इजी फील करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मीटिंग का आपने जिक्र किया था। ये बात है कि हम ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं, जूम है और बहुत सारे ऐसे निकल आई साइट्स के हम थ्रू उनके जो भी वेबसाइट्स हैं हम मीटिंग्स हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन अब ज़रा कंपैरिजन में इनका आपसे जानना चाहती हूँ कि वो मीटिंग जो हम फेस टू फेस एक ऑफिस इन्वायरमेंट, एक मीटिंग रूम में बैठ के कर रहे हैं, और वो मीटिंग जो हम एक घर जूम से कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्क है। मैं विश मैं आपको बताऊँ, आप यू नीड टू नो द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ समबडी। फॉर एग्जांपल, आप किसी को टास्क असाइन कर रहे हैं, आपने ये करना है, आपको कैसे पता चलेगा वो बंदा रियली इंटरेस्टेड है? बिकॉज आपको बताओ गुड लीडरशिप जो है ना वो ये है कि आप एक बंदे के फेशियल, वर्बल
یعنی نان وربل اینڈ وربل دونوں چیزیں باڈی سے بہت میٹر کرتی ہے. ایون اگر آپ مجھ سے بات کریں جیسا ہم میٹنگز کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں, سینئرس کے ساتھ بھی کرتے ہیں, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے, بالکل نہیں ہمارے ہاں بڑے بھی اگر فار انسٹنس آپس میں کر رہے ہیں نا, تو اس میں آپ کو پتہ ہے وہ بڑی ایک تسلی ہوتی ہے سینئر کو, وہ جب آپ کے فیس سے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ واقعی انٹرسٹڈ ہے اس کام کے لیے, اور دے آسک یو will you be able to do that, اور پھر آپ کو وہ اس چیز پہ گو دیا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے this person can do it. not only that آپ کو کافی حد تک انٹریکشن سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے میں سکلز ہیں بھی یا نہیں, میٹنگ میں نہیں پتہ چلتا. اب آپ زوم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس وہ سامنے کیمرے کے اندر گھسا ہوا ہے اور وہ سر ہلا رہا ہے یا ہلا رہی ہے, تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ وہ اکتاہٹ کا شکار ہو رہی ہے, انٹرسٹ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. پر جب آپ فیس ٹو فیس ہوں گے تو obviously آپ اس کی باڈی لینگویج, آپ اس کا آئی کانٹیکٹ آپ کو بہت کچھ بتائے گا. بہت ضروری. اچھا مہوش, میری لاسٹ ٹائم ایک زوم پہ میٹنگ تھی, اسی طرح I had to train somebody. ٹریننگس پہ نا انہوں نے زوم پہ میٹنگ لی. اب they were judging from the communication style. میں یہ کہتی ہوں half of the training is through your body language. Yes. تو how you can judge somebody انٹرویو کے حساب سے, یا تو آپ کیمرے میں لیں, اس سے آپ کی نا کیمرہ والی جو زوم میٹنگ ہے اس سے افیکٹو ہو سکتا ہے کافی حد تک, کہ آپ کے باڈی ایکسپریشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں تو یوزلی میرے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں, مطلب اس سے آپ کی موٹیویشن شو ہو رہی ہوتی ہے. اب اگر آپ زوم پہ ہوتی تو بس میں آپ کی شکل دیکھ رہی ہوں, ہاں ایگزیکٹلی باڈی لینگویج ہے نہیں ہے, یا آپ کی موٹیویشن, آپ کی تھرائیونگ فار, مطلب آپ کی جو ہوتی ہے نا پیشن فار سم تھنگ, وہ بھی پتہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسا میرے سے اگر آپ پوچھے, جو میرا شعبہ ہے تعلیم کا, اس میں میں جب بچیوں سے انٹریکٹ کرتی ہوں نا, تو ہم آن لائن میٹنگز پہ ریلائی نہیں کر سکتے کہ ہم نے اگر ان سے بات کرنی ہے, ان کو سمجھانا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے آپ نے, تو وہ بہت ایک انٹریکٹیو جب تک سیشن نہیں ہوتا مہوش, مجھے مزہ نہیں آتا. اچھا, ایک طرف چونکہ یہ دور ایسا ہے, ٹیکنالوجی کا ہے, ڈیجیٹل ہے, تو ہم ورک فرام ہوم کو ہم پریفر بھی کر رہے ہیں کہ اس کے اپنے جو ہے وہ فوائد ہیں. آپ آفس کی طرف جاتے ہیں, اس کے اپنے فوائد ہیں, لیکن جہاں دونوں کے فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں, وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنی ہوگی. لیکن میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کی جا رہی ہے. لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ اب ٹائم کو جتنا ہو سکے وہ بچانے کی کوشش کریں, کیونکہ اب دیکھیں اگر ایک سے آفس اتنے دور دور ہو گئے ہیں کہ آپ کو گھنٹوں ٹریول کرنا پڑ سکتا ہے, تو ان لوگوں کے لیے اگر وہ گھر سے کام کرتے تو obviously اچھا ہے. تو اس طرح اب جس طرح سڑکوں پہ آپ دیکھیں رش بڑھتا جا رہا ہے, آپ کے آفس سے ایک سے دوسرے سٹی ہو سکتے ہیں, یا اگر میں اسلام آباد کی ہی بات کروں تو میرے گھر سے آفس کا راستہ جو کبھی تقریباً 15 منٹ کا ہوا کرتا تھا, وہ 35 منٹ لگتے ہیں, وجہ ٹریفک ہے, یہ ایشو. تو اس لیے اب اور بہت سارے لوگ, اب ایون ہم صبح دیکھتے ہیں کہ لوگ بحریہ فیز 8 رواد سے اسلام آباد کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں, جن کا 1-1.5 گھنٹہ تو آرام سے لگتا ہے. تو ان سچویشنز کو دیکھتے ہوئے کیا مستقبل میں ہم کہیں گے کہ ہمارا جو کام ہے وہ مکمل ڈیجیٹل ہو جائے گا, یعنی کہ آن لائن ہو جائے گا؟ مکمل اس لیے نہیں کہ دیکھیں, اگر فار انسٹنس ہم آپ ہی کے ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اف یو ہیو ٹو ڈو اے مارننگ شو, اور اگر آپ ٹھیک ہے آپ کہتی ہیں کہ دیکھیں روز میرے لیے مشکل ہے, تو آپ پری ریکارڈڈ سیشنز چلا سکتے ہیں. تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ پروڈکشن جو مینجمنٹ ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے, اچھا مہوش آپ 2 دن آ کے ریکارڈنگس کروا کے یو کین انجوائے دا ریسٹ آف دا ویک. ایسا ہوگا آگے, بیکاز آف دا ریزن کہ وی آر آل سو مچ بزی, ہماری اتنی لائف اسٹریسفل ہے. اچھا, اس میں میں نے تو آپ سے کورٹیسول کی بات ہی نہیں کی. جب آپ جاب پہ ہوتے ہیں تو ہمارا اسٹریس لیول بہت ہائی ہوتا ہے مہوش ایز کمپیئر ٹو دا ہوم. کیوں بتایا, میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ مجھے بتائیں, ہماری کچھ ریسرچز کہتی ہیں کہ اس میں کچھ کہتی ہیں کہ کورٹیسول لیول کم ہے, کچھ کہتی ہیں زیادہ ہے. ٹھیک, اچھا اپنی اس بات کو نا وائنڈ اپ کرتے ہوئے پیغام ایڈ کر دیں. بس یہی ہے کہ میرا پیغام ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں جی, تاکہ آپ کے ساتھ آسانی ہو, اور دعا سب کے لیے کریں. دیٹ ول لیڈ یو ٹو دا اینڈ, کہ آپ کی جو کسی کے لیے دعا ہوگی وہ آپ کے لیے وسیلہ نجات بنے گی. تھینک یو سو مچ جویریہ, آپ کے وقت کا. ناظرین, جو ہم نے ڈسکشن کی سے اوبیسلی یہی واضح ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گھر سے کام کریں یا آفس سے کام کریں, بیلنس جو ہے نا, توازن, نظم و ضبط, وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور ذہنی سکون
یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے. خواہ آپ گھر سے کام کر رہے ہو یا آفس میں کام کر رہے ہو, اپنے ذہنی سکون کو ضرور آپ ترجیح دیا کریں, ویلیو کیا کریں, کیونکہ ہمارے لیے سب سے امپارٹنٹ چیز یہی ہے. آپ دولت کمائیں, شہرت کمائیں, لیکن اگر آپ کے ذہنی سکون نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کی کسی کام کی نہیں ہوں گی. تو اپنے ذہنی سکون کو زیادہ ترجیح دیں بنسبت آپ گھر سے کام کریں, آپ اپنے بستر میں بیٹھ کے کام کریں یا آفس جائیں, لیکن ان چیزوں کو آپ ضرور جو ہے وہ مائنڈ میں رکھا کریں. بریک کی جانب بڑھیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوگا, تو ان ڈیٹیل بتاتے ہیں, بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ہمارا نیکسٹ ٹاپک آپ کو پتہ ہے آج ٹیوزڈے ہے, آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ٹاپک بتانے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک سٹوری ہم شیئر کر لیتے ہیں, اور یہ امریکہ کی ایک سٹوری ہے. وہاں کے جو کم عمر ایک بچہ ہے, ایک لڑکا ہے, اس نے ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے. ریکارڈ کیا بنایا ہے ذرا آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ امریکہ میں کم عمر کا لڑکا ہے جس نے ایک کھلونا استعمال کرتے ہوئے ایک ریکارڈ جو ہے اس نے قائم کیا ہے. اور یہ امریکی ریاست سے تعلق رکھنے والا 11 سال کا یہ بچہ ہے ناظرین, اور ایک سلیب ہنٹر, یعنی کہ اس نے بتایا کہ ایک انگریزی الفاظ میں اس کو یو شیپ آپ کہیں تو یو شیپ کا یہ ہوتا ہے, اور اس کی ایک نالی سے گیند اندر جاتی ہے اور دوسری سے باہر نکل آتی ہے. اور اس کا استعمال کرتے ہوئے 30 سیکنڈ کے اندر اس نے کیا کیا ہے جی, 51 جو چکر سرکل ہیں وہ اس نے کمپلیٹ کیے ہیں, یعنی کہ اور اس کے انڈر 16 جو کیٹیگری ہے اس میں اس نے ریکارڈ قائم کیا ہے. اور ریکارڈ بنانے کے بعد مقامی میڈیا سے بات کرتے ان کا کہنا تھا کہ ریکارڈ توڑنے کے لیے بہت زیادہ انہوں نے محنت کی ہے, بہت زیادہ انہوں نے پریکٹس کی ہے, اور پریکٹس کے دوران ہر بار گیند 30 سیکنڈ سے پہلے ہی گر جاتی تھی, یعنی کہ اتنی ٹف پریکٹس تھی, لیکن وہ 30 سیکنڈ سے پہلے ان کا بال جب وہ گر جاتا تھا. اور لڑکے نے بتایا کہ وہ اس ریکارڈ کی جانب اپنے والد کی وجہ سے مائل ہوئے, جو کہ اس سے پہلے ریکارڈ ہولڈر تھے, اور اپنے والد سے متاثر ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب میں نے اپنے والد صاحب کو ہرانا ہے اور خود میں نے اپنا نام جو ہے وہ بنانا ہے. اور ایٹ دا اینڈ ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی, بار بار پریکٹس کے بعد جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ جیت گیا, اس نے ریکارڈ قائم کیا, اور اس ایک انٹرسٹنگ کھیل سے اپنا ایک نام اس نے بنا لیا. اس طرح کے ناظرین اور بہت سارے انٹرسٹنگ کھیل ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں, اسٹوری شیئر کرتے رہتے ہیں, جس میں بڑے عجیب و غریب کارنامے ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں. اب یہ اس وجہ سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ بھی ذرا سوچنے سمجھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر بھی کوئی ڈفرینٹ صلاحیت ہو جس سے آپ کوئی ریکارڈ قائم کر سکتے ہوں, جس سے آپ اپنا نام, اپنا مقام جو ہے وہ بنا سکتے ہوں. ویل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یورک ایسڈ. یہ اب ہے کیا, بیسک تو ہم اس پہ بات کریں گے, یہ ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے, اور یہ کس طرح سے ہماری باڈی کو, ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے. کیونکہ اکثر ہم سنتے ہیں نا کہ اگر کہیں نہ کہیں کوئی بیماری ہو رہی ہو یا کچھ باڈی میں ایشوز ہو رہے ہو تو ہم کہتے ہیں اپنا یورک ایسڈ جو ہے نا وہ چیک کرواؤ. تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں, یہ ڈاکٹر یہ کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. اور کس طرح سے یہ اگر ہم کہیں تو خواتین اور مردوں کی اگر میں بات کروں تو ان کا جو نارمل یورک ایسڈ ہے وہ کیا ہونا چاہیے, اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے نقصانات جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور اوورآل ہمارے لائف سٹائل ہمارا جو ہے وہ کتنا اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. تو اس پہ بات کریں گے, اور اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان میں ہمیشہ نہیں کہتی, ان کو میں سچ سویرا کا حصہ ہی کہتی ہوں. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہے جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ خیریت. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا یورک ایسڈ یہ بیسیکلی پہلے تو ہمارے ناظرین کو ہمیں گائیڈ کر دیجئے کہ یہ ہے کیا, اور پھر آگے بتائیے گا کہ اس کے جو نقصانات ہیں ہماری باڈی کو, جسم کو, وہ کیا ہے. گوشت زیادہ کھانا, پانی کم پینا, سمپل از دیٹ. کہ ریڈ میٹ آپ زیادہ اگر کھاتے ہیں اس میں مٹن بھی ہے, چکن بھی ہے, اور آپ کی کچھ فش بھی ایسی ہیں کہ جو آپ کو نقصان کرتی ہیں. ٹھیک ہے. پیورین ایک مادہ ہوتا ہے جو کہ بلڈ میں بڑھ جانے سے جو ہے وہ یورک ایسڈ کی پتھریاں بھی کڈنی میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں, اور گردے میں جو چھانیاں لگی ہوئی ہیں, نیفرونز ہیں, وہ بند ہو جاتے ہیں. کیونکہ پیشاب اور خون انہوں نے پیوریفائی کر کے نکالنا ہوتا ہے, وہ مادے اپنے اندر رکھیں گے تو کڈنی فیلئر کی طرف چلا جائے گا. تو اس لیے پھر جب آپ پانی کا انٹیک کم کرتے ہیں, اور ایک دفعہ یہ اگر آپ کی باڈی میں آ جاتا ہے یورک ایسڈ, تو پھر اس کو مینیج ہی کرنا ہوتا ہے.
یہ ختم نہیں ہوتا باڈی میں. جسٹ لائک شوگر. شوگر لائک ہے, جیسے نا دل کی بیماریوں کی دوائی آپ کو کھانی پڑتی ساری, اگر اسٹینٹ ڈالا تو پھر بھی, اگر بائی پاس کروایا تو پھر بھی مینیج کرنا پڑے گا, ختم نہیں ہوگا. تو مینیج کا سب سے اچھا طریقہ پانی ہے. پانی سردیوں میں کم پیا جاتا ہے, گرمیوں میں جب پسینہ بہت زیادہ نکلتا ہے دین انسان جو ہے وہ پانی پیتا ہے, مگر سردیوں میں گرم خوراکیں بھی آپ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سوپ بھی پی رہے ہوتے ہیں, تو اس سے بھی آپ کا جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے یورک ایسڈ, ٹھیک ہے. اس میں کوشش کرنی ہے آپ نے کہ پائے, نہاری, حلوہ پوری وغیرہ اس طرح کی تلی ہوئی چیزیں جو ہیں اس سے تھوڑا اجتناب کریں, اور پانی کا انٹیک اگر آپ زیادہ کریں گے تو یورک ایسڈ جو ہے وہ بہتر مقدار میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. 4.5 پر ملی جو ہے اس کی نارمل رینج ہے, اس سے اگر وہ بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر سے مل کے دیکھیں. اور اس کے سائن اینڈ سمٹم یہ ہوتے ہیں کہ رات کو اگر آپ جب لیٹتے ہیں تو آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے, پوری باڈی ہک ہو جاتی ہے, درد ہوتی ہے پوری باڈی میں, تھکاوٹ ہوتی ہے, ٹانگوں میں درد, جی بالکل. اور پھر یہ ہے کہ گاؤٹ بھی ہو جاتا ہے, ہڈیاں جو ہیں ٹیڑھی میڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یورک ایسڈ پہلے چھوٹے ہڈیوں کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے, اس کے بعد بڑی ہڈیوں کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے. انسان کا سٹرکچر اوپر سے بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے, مگر اسی طرح کے جیسے لکڑی کو کیڑا کھا جاتا ہے, اسی طرح یورک ایسڈ انسان کو کھا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو ہڈیاں بھر سکتی ہیں, انسان گر سکتا ہے. تو یہ انتہائی خطرناک ہے, لوگ اس کو بالکل بھی سیریس نہیں لیتے. نارمل مطلب اس کو سیریس لے ہی نہیں رہے ہوتے. ایک دفعہ سال میں RFT اپنا ضرور کروائیں, اس میں یورک ایسڈ کی مقدار کو کنٹرول کریں. اگر آپ کے جسم میں دردیں, ہڈیوں میں دردیں, جوڑوں میں دردیں نہیں جا رہی ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو جوائنٹس پین ہو گئے ہیں, تو یہ یورک ایسڈ کی کاز بھی ہو سکتی ہے. یعنی اگر مسلسل باڈی پین آپ کو جوڑوں میں درد ہو رہا ہے تو پھر ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ویکنس ہے یا ویسے جوڑوں کا درد ہے, یورک ایسڈ چیک کروانا چاہیے. جی بالکل بالکل, یورک ایسڈ اپنا RFT چیک کروا لیں, اس میں یوریا, کریٹینین اور یورک ایسڈ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. اس حساب سے خاص طور پہ یہ دیکھیں کہ اگر شوگر کے پیشنٹ ہیں تو ان کی کڈنی آہستہ 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 جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اسٹیمیٹڈ GFR جو ہے وہ کم از کم آپ کا 80 سے ابو ہونا چاہیے, اور شوگر اگر ان کنٹرول رہتی ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ GFR کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کڈنی فیلئر کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, جو کہ انتہائی خطرناک ہے. تو اس لیے آپ کو میڈیسن ہم نہیں بتا رہے, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ریڈ میٹ کی بہتات ختم کریں, اور پانی کا انٹیک اگر آپ زیادہ کرتے ہیں تو اس میں بہت اچھا ہے. کچی لسی بھی اس میں جو ہے وہ بہت دودھ اور پانی والی جو ہوتی ہے, نمک نہ ڈالیں, وہ بھی اس کو جو ہے وہ فاسد مادوں کو نکالنے میں بڑی مدد کرتی ہے. اور آپ کے کڈنی جو ہے صاف اگر ہوتے رہیں گے تو پھر آپ کو جوائنٹس پین نہیں ہوگا, آپ کو گاؤٹ نہیں ہوگا, آپ کے کڈنی فیلئر نہیں ہوگا. اور یہ یورک ایسڈ کا جو پرابلم ہے یہ کس ایج گروپ میں زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے؟ ابھی تو میں بھی ہر ایج گروپ میں ہر بیماری آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے ابو 30-40 کی بیماریاں تھی, مگر چونکہ بچوں نے فاسٹ فوڈ دیکھیں زیادہ کھا رہے ہیں, تو چکن کی جو ڈائٹ ہے اس میں بھی بڑے گوشت کی الائشیں شامل کی گئی ہیں, اسٹیرائڈ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ ینگ بچوں میں 14-15 سال کے بچوں میں, 16 سال کے بچوں میں بھی یورک ایسڈ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو یہ پھر ساری عمر, جتنی عمر ان کی ہوگی اسی میں ان کو مینیج نہ کیا تو بڑھتا چلا جائے گا. ارلیئر ایج میں ان کو جو ہے وہ گاؤٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے, دردیں ہو سکتی ہیں جسم میں, گھٹنے کمزور ہو سکتے ہیں. تو اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے بچائیں جو کہ یورک ایسڈ کا باعث بنتے ہیں. ہم نے یہی اپنا ایک وہ کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ بڑی عمر کی بیماریاں ہیں یہ, چھوٹی عمر میں نہیں ہے. چھوٹی عمر میں ساری بیماریاں آ رہی ہیں, ہارٹ اٹیک بھی آ رہا ہے, یورک ایسڈ, شوگر دیکھ لیں کتنی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. تو ایک RFT ٹیسٹ اتنا مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے, 1000-1200 کا ٹیسٹ ہے, لازمی سال میں 1 سے 2 مرتبہ بچوں کا بھی کرائیں, خود بھی کروائیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور کیا خواتین میں بھی یہ یورک ایسڈ کا پرابلم اتنی ہی تیزی سے پایا جا رہا ہے؟ جی بالکل, مردوں میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, زیادہ گوشت خور ہوتے ہیں تو اس وجہ سے لیڈیز میں تھوڑا کم ہے, دونوں میں پایا جاتا ہے. اچھا, گوشت خور تو زیادہ پٹھان بھی ہوتے ہیں, ہاں تو ان میں یہ زیادہ ہے, مطلب ریڈ میٹ دیکھیں زیادہ کھاتے ہیں نا, تو موسٹلی ہمارے جو پختون بھائی ہیں ان میں یورک ایسڈ کا پرابلم زیادہ دیکھا گیا. گردے کی پتھریاں بنا دیتا ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے. اور بعض ہیبیچول آپ کا گردہ ہو جاتا ہے, وہ بار بار ریکرنس جو ہے وہ کڈنی سٹون بنا رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ شوقین ہیں کوشش کریں کہ اکیلا گوشت نہ کھائیں, سبزی ڈال کے کھا لیں, تاکہ ہر نوالے میں کوئی بوٹی نہ جائے آپ کے اندر. کدو, ٹینڈے, آلو کچھ بھی ڈال کے آپ اس کو ایک احتیاط کے ساتھ کھائیں گے تو آپ یورک ایسڈ سے محفوظ رہیں گے. اور بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں یورک ایسڈ ہے,
تو وہ روزانہ پین کلر ایک کھا لیتے ہیں. باڈی پین ہو رہا ہے پین کلر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. اگر یورک ایسڈ ہوگی تو اس کی اسپیسیفک میڈیسن ہوگی, وہ اس پہ یوز کریں, یا پانی کا انٹیک تھوڑا سا بڑھائیں. آپ کو پتہ تو ہونا کہ آپ کو یورک ایسڈ. ابھی آپ نے کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں یورک ایسڈ کا پرابلم ہے, وہ پین کلر ڈیلی لے لیتے کہ باڈی میں پین ہو رہا ہے, چلے پین کلر لے لیا. تو یہ جو مسلسل پین کلر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس کا بھی تو نقصان ہے نا. ڈیفینیٹ, اس پہ آپ کے معدہ اور گردہ دونوں خراب کرنے ہوتے ہیں. پین کلر سیلف میڈیکیشن تو بہت ہے نا ہمارے ملک میں, ہم خود بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ کھا لیں, آپ کو درد ہو رہی ہے, آپ یہ گولی کھا لیں, میں اس سے ٹھیک ہوا تھا. بھئی آپ کی عمر میں اور آپ کے رہن سہن میں کیا فرق ہے, اس کا کیا فرق ہے, اس کی ایج کتنی ہے, ٹھیک ہے, اس کا مزاج کیسا ہے, آپ اس کو کیوں دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر سے پوچھے بغیر گھر میں جو میڈیکل سٹور ہے اس کو ڈسٹرائے کریں. نہیں, ہم تو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, ساتھ گولی بھی دے دیتے ہیں. گیسٹ آ جائیں, درد ہوتا ہے, ہم فوری طور پہ گولیاں دے دیتے ہیں, جی آپ پہلے یہ کھائیں, گولی کھا لیں, یہ آپ کے لیے چائے بن رہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ پتہ نہیں چائے اس کے اوپر پینی بھی ہے کہ نہیں پینی ہے, کچھ ایسی ادویات ہوتی ہیں چائے نہیں پینی چاہیے, تو وہ لوگ پی لیتے ہیں. تو جب لٹل نالج, بلکہ میں تو کنالج ہی کہوں گا کہ لٹل نالج جو ہے بڑی ڈینجرس ہے. تو جب آپ نالج کو نہیں آگے صحیح طرح انہانس نہیں کرتے, گوگل کر کے آپ چیزیں کر لیتے ہیں, تو پھر بیماری بڑھتی ہے. تو اس سے یہ سیلف میڈیکیشن خاص کر آپ لوگ اوائڈ ہی کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ نے ڈائٹ کی بات کی کہ ہماری خوراک ایسی ہے کہ اس سے یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, جس میں آپ نے ریڈ میٹ کی بات کی. اس کے علاوہ ہمارا لائف سٹائل, یعنی کہ ہم کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, اگر ہم یہ فاسٹ فوڈ یا یہ ریڈ میٹ اس طرح کی چیزیں کھا بھی رہے ہیں, کوئی ہم ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ نہیں کر رہے, کوئی ایکسرسائز ہم نہیں کر رہے, تو اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے. جی بالکل, اگر آپ یورک ایسڈ جب آپ کا ٹریگر کر جاتا ہے, ہائی لیول پہ ہوتا ہے, اس ٹائم آپ واک نہ کریں, کیونکہ پاؤں کا جو انگوٹھا ہوتا ہے اس کے ایج پہ نا ریڈ سی لائن پڑ جاتی ہے, کرسٹل بن جاتے ہیں نا, تو لائک اے شوٹنگ پین, جیسے کوئی گن سے فائر کر رہا ہے, اتنی پین ہوتی ہے. تو اس کو آپ گرمائش میں رکھیں گے تو اس ٹائم آپ کا بہتر ہو جاتا ہے. کئی دفعہ رات کو بہت زیادہ یہ ٹریگر کرتا ہے, تو گرم پانی میں نمک ڈال کے آپ اپنے پاؤں کو رکھیں گے تو آپ کو سودنگ افیکٹ آئیں گے. صبح اپنے ڈاکٹر سے مل کے اس کی میڈیسن جو بھی کرنی ہے. جب آپ واک کرتے ہیں تو پھر جو مادہ اندر جمع ہوتا ہے کڈنی میں, خون میں سے وہ نکل کے یورین کے راستے باہر آ جاتا ہے. تو واک ایکسرسائز اس کے لیے بہت اچھی ہے, ہلکی پھلکی اگر آپ کریں گے تو آپ کے خون میں جو ہے اس کا جو مقدار ہے وہ بڑھے گی نہیں. تو اس لیے لیڈیز ہوں, جینٹس ہوں, بچے ہوں, کوئی بھی ہو, اپنی واک جو ہے کوشش کریں 15 منٹ, آدھا گھنٹہ. اگر آج سے شروع کریں تو 5-10 منٹ کریں, پھر تھوڑا تھوڑا ٹائم بڑھائیں, ایک ہی دن میں زیادہ نہ کریں. اور اگر آپ کو یورک ایسڈ, ایک دم زیادہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں نا, وہ پھر ہفتے بعد ختم بھی ہو جاتے ہیں نا. تو ایسا کام کرنا ہے کہ روزانہ کی بیس پہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جس سے کہ آپ کو یورک ایسڈ بہتری کی طرف جائے. واک سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اور کڈنی کیسے افیکٹ ہو رہی ہے یہ جو یورک ایسڈ کا اگر بڑھ جانا ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ کڈنی میں مختلف قسم کے سٹون جو ہیں وہ آتے ہیں, یورک ایسڈ کے آتے ہیں, ایگزالک ایسڈ کے, فاسفیٹ کے. تو یورک ایسڈ کا جی 3 قسم کے پتھریاں جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں اس میں کڈنی میں, ٹھیک ہے. اور ایک چیز اگر پڑی رہے گی تو کڈنی کو زخمی کرے گی, تو وہ اس کو پرابلم آئے گا. پھر بعض دفعہ یورین میں جو ہے وہ بلڈ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے, جسے ہمیں چوریا کہا جاتا ہے. تو اگر الٹرا ساؤنڈ کروایا آپ نے, پتھری آئی ہے, تو اس کا فوری سدباب کریں. بعض لوگ کہتے ہیں سائلنٹ سٹون ہے تو پڑے رہنے دیں, مگر یہ کہ ایک چیز پڑی رہے گی وہاں پہ, اس کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں دی آپ کو پتھریاں, ایکسٹرا چیز رکھی ہوئی آپ نے, تو آپ اوپر سے انٹیک بھی ویسا کریں گے تو آپ کی کڈنی جو ہے وہ فیلئر کی طرف جا سکتی ہے. یہ جو 3 قسم کے آپ نے سٹون کا ذکر کیا کہ 3 قسم کی پتھریں جو ہے نا وہ گردے میں بن سکتی ہیں یورک ایسڈ کی وجہ سے, یہ تینوں کا علاج ممکن ہے؟ جی بالکل, اس کا علاج بھی ممکن ہے. یہ اس کے جو ہے شعاؤں کے ساتھ بھی ٹریٹمنٹ ہے, اور اس کا ریموول بھی ہے آپریشن کے ساتھ. تو اگر آپ کے کڈنی میں سٹون آ گئے ہیں, چاہے وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں, فوراً اپنے نیفرالوجسٹ کو مل کے اس سے سدباب کروائیں, دیکھیں اس کو کیا پرابلم. اچھا ٹیسٹ آپ کون سے ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ایک تو روٹین ٹیسٹ آپ وہ بتائیں کہ 6 مہینے سال بعد کرنے ہو, اور اگر فار ایگزامپل آپ کو یورک ایسڈ کا پرابلم آ گیا ہے, خواتین ہیں یا مرد ہیں, اب آپ نے کہا کہ اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے, یہ ختم نہیں ہوتا, تو وہاں پھر ساتھ ساتھ کون سے ٹیسٹ کرواتے رہنے چاہیے؟ آر ایف ٹی جو ہے وہ آپ کروائیں, رینل فنکشن ٹیسٹ, اس میں یورک ایسڈ کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جس میں ٹینڈنسی آ جاتی ہے, کوشش کریں سال میں 2 مرتبہ تو ضرور کروا لیں کہ آپ کا یورک ایسڈ کیسا چلا ہے, کیونکہ پرہیز تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے, بد پرہیزیاں رکھنی ہیں. تو اگر جیب اجازت دیتی ہے تو 3 ماہ بعد کرائیں, نہیں تو سال میں 2 مرتبہ ضرور کروا لیں. اور 1 مرتبہ تو ہر انسان کو 2-4 ٹیسٹ کروا لینے چاہیے تاکہ انٹرنلی آپ کا پتہ چلے. اور ایک الٹرا ساؤنڈ سال میں 1 مرتبہ ضرور کروائیں. بعض دفعہ سائلنٹ سٹون آپ کے گال بلیڈر میں اور کڈنی میں دونوں میں پڑے ہوتے ہیں,
तो उसमें अगर स्लेज भी होगी, ज़रात भी होंगे रेत के, तो वो भी किसी टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपको वैसे तो नहीं पता चलता कि आपके किडनी स्टोन है या कुछ है, तो आपको अगर यूटीआई बार बार हो रहा है या यूरिन में बर्निंग हो रही है तो फिर किडनी स्टोन हो सकते हैं आपको। तो एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल जो है वो साल में एक मरतबा करा के देखें कि इस साल मैंने करवाया था तो ठीक हूँ, अगले साल क्यों ऐसी सूरत हाल हुई, तो फिर पता चलता है कि अभी बीमारी शुरू हुई। जब आप अंधेरे में चल रहे होते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि रास्ता कब ख़त्म होना है, कब तक जाना है, फिर ज़्यादा आगे ये इशू हो सकता है। तो अगर स्टार्टअप में पता चल जाता है खुदा खासा आपके कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपकी बॉडी में पड़ी हुई है तो फिर फोर आप उसका इलाज कर जाएंगे। लोग साइलेंट करते रहते हैं, मुख्तलिफ हीले बहाने करके उसको सदे बाप नहीं करवाते, करवाएंगे तो आपको लोग बेहतरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग एक साइड उनको तो पता ही नहीं होता कि हमें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, दूसरी साइड लोगों को पता भी होता है कि कहीं ना कहीं हमें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉपर वो ट्रीट नहीं करवाते। अगर ये इसकी यूरिक एसिड हद से बढ़ जाता है आपका, इसके हम कहें कि ये अपने लिमिट क्रॉस कर जाता है, तो उसके बाद इसमें क्या पेचीदगियाँ, ये किन मसाइल का हमें सामना करना पड़ जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि आपके छोटे जोड़ों में दर्द, गाउट एक बीमारी है, ठीक है जी, जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। छोटे जोड़ पहले मुतासर होते हैं, फिर बड़े जोड़ आपके मुतासर जब होना शुरू हो जाए तो समझे आपकी हड्डियों में ताकत ही मतलब वो जो चलने फिरने से रह जाते हैं। जी बिल्कुल रह जाते हैं, और ये कि उंगलियां बिल्कुल टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है ना, पाँव की भी और हाथों की भी। मैं इसीलिए स्टार्ट में भी कहा कि लोग इसको बिल्कुल ईजी लेते हैं। ईजी नहीं लेना, अगर आपकी बॉडी में और रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोगों के घर में गोश्त पक रहा है या बाहर आप गोश्त ही खाते हैं बाज़ार में भी ऑर्डर करके, वो रेड मीट है या मटन है या चिकन है, तो फिर आप एहतियात करें कि आपको जो है वो यूरिक एसिड का जो है वो प्रॉब्लम चला आ रहा है। तो अब आप ये देखें कि बड़े बड़े जो बाहर हमारे होटल्स हैं तो उसमें यखनी, बड़े के यखनी में चावल बनाए जाते हैं, ठीक है। अब कई पेशेंट्स को मना करता हूँ कि आप ना खाएं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने टेस्टी बहुत होते हैं। हमने डॉक्टर साहब कबाब वापस कर दिए थे। तो मैंने कहा वो तो जो एब्स्ट्रैक्ट था वो आपने खा लिया, कि यखनी तो मेन चीज़ थी। तो यखनी में चावल पके हुए थे, कबाब चाहे आप वापस कर दें, मगर वो यूरिक एसिड उनका ठीक ही नहीं होता। कहते सर हमने तो आदत बहुत है रोज़ाना, मतलब उन्हें लगता है बोटी नहीं खाई तो हम बच जाएंगे, लेकिन जो उसका वो एक पूरे तासीर थी वो तो उस यखनी में आ गई, चावलों में आ गई। तो ये भी आपने इत्नाब करना है कि रोज़ाना की बेस पे इस तरह के चावल ना खाएं जिसमें बड़े गोश्त की यखनी शामिल है, कबाब शामिल है, वो भी आपको यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा कर देता है। और फिर हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं होती ऑब्वियसली। हमने तो हर चीज़ टेस्ट करनी है, हर चीज़ खानी है। अच्छा, जिस चीज़ से डॉक्टर मना करेगा उस चीज़ की फिर हमें क्रेविंग भी ज़्यादा होती है और हम फिर उस चस्के की तरफ ज़्यादा जाते हैं। शुगर पेशेंट को मिठाई मना कर दें, वो कहते हैं मुझे तो क्रेविंग हो रही है, आप लोग क्यों खा रहे हैं, मुझे भी खिला दें। मुझे मतलब वही ना, हम उस चीज़ से ज़्यादा उसकी तरफ जाते हैं। मुझे बताइए जेनेटिक भी हो सकता है यूरिक एसिड प्रॉब्लम? डेफिनेट मारूसी तौर पे जो है अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में लाजमी आ जाता है। तो इसको आप ये देखें कि यहीं से आप सूरत हाल का अंदाज़ा करेंगे कितना ख़तरनाक है। अम्मा अब्बा में आया तो आप में भी आएगा, तो आप क्यों नहीं एहतियात कर रहे, ठीक है। और इसका एहतियात यही है कि अपनी एक्सरसाइज, वॉक, उस खाने में थोड़ा सिलेक्टिव हो जाएं, अपना चेकअप लाजमी रखें, अगर उसकी मिकदार ज़्यादा उस हिसाब से आप पानी का इंटेक करें, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब इसका इतना इजी इलाज भी है दुनिया में कि सिर्फ आपने पानी जो है वो पीना है, तो आप कोशिश करें कि इसी को एम्फेसाइज करके ना कोई मेडिसिन लें, ताकि आपके गुर्दों पे, आपके मैदे पे जो है ना असरअंदाज ना हो। अगर सुबह उठ के आप अकड़े हुए होते हैं, जैसे लोग कहते हैं स्पाज़म आया और सुबह अकड़ाव आता है बहुत ज़्यादा, तो ये भी यूरिक एसिड की निशानियों में से। तो ये ज़रूरी ना समझें कि आपको जोड़ों का ही दर्द है, आपने उठी पेन किलर खा ली नाश्ते के बाद और सारा दिन 12 घंटे गुजर गए, सुबह फिर अकड़ाव है, भाई उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करें ना, आपको क्यों हो रहा है, सुबह क्यों अकड़ाओ, दूसरे 5-6 बंदे घर के वो फ्रेश उठ रहे हैं, आपसे अकड़े में, तो आप एक RFT एक करवा के ब्लड CP करवा लें, देखें हीमोग्लोबिन कितना है, उसमें काफ़ी एक अच्छा जो फिजिशियन है वो पता चल जाता है। और RFT में तो सीधा सीधा पता चल जाएगा कि आपका यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा हाई लेवल पे। मज़े की बात ये है कि मैं भी इसमें बाज़ दफ़ा हाई लेवल पे होता है तो पेशेंट को कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होते, 9-10 पे भी पहुंचा होता है और उसी तरह पेशेंट खा रहा होता है, चीज़ें खाई जा रहा है, ठीक है ना, नॉर्मल, वो अपने आप को नॉर्मल तस्वीर, जब चेक कराया तो वो 10 से भी ज़्यादा था। तो उसमें तो वो मतलब ये कि इतना ज़्यादा आपको एहतियात करने की ज़रूरत पड़ती है, मगर जब उसको पता चलता है उस दिन से वो बीमार अपने आप को तो अच्छा, जैसे ही पता चला तब बीमार शुरू हो गई, यानी उससे पहले पता नहीं था तो वो नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। अच्छा, ये भी हमारी एक साइकी है। जी बिल्कुल, आपको ये देखें ना कि आप चल रहे हैं, टेस्ट कोई भी नहीं कराते हैं, तो फिर ये आप ठीक है, जब आप करवा लेते हैं एक चीज़ भी निकल आए तो कुछ अरसा जो है आप गमगीन होते हैं, उसके बाद जो है आप ठीक हो जाए।
ये नेचर है ना, शुगर जब किसी को निकलती 6 महीने वो मानने के लिए तैयार नहीं होता, इधर भाग उधर भाग, ये टोटका वो टोटका ये टोटका, वो ट्रिगर कर जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे लास्ट में मैंने जिक्र किया था ना कि मैंने चेक किया था तो उसमें डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी, जो मैं खुद चेक किया, फिर वो 3 महीने का जो आपने वो HbA1c वो टेस्ट करवाया तो उसमें जब 3 महीने का उन्होंने, थैंक गॉड उसमें शुगर नहीं थी। बहुत अच्छी बात तो है, मैं फिर इतनी खुश हुई, वरना जब मैंने टेस्ट कर लिया और पता चला कि मुझे तो शुगर है, और वो जब तक मेरे वो टेस्ट कंप्लीट होकर आए नहीं थे तब तो मुझे टेंशन लगी हुई थी, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो फिर आपकी जान नहीं छोड़ती, आपको मैनेज करना पड़ता है, जान नहीं छोड़ती, तो मुझे वो टेंशन लगी। पेरेंट्स में है तो फिर बच्चों में आने के चांसेस वो होते मेरे हैं। अब्बा जी को है। तो उसमें ये है कि रात को कोशिश करें कि मीठा ना खाएं, 8 बजे के बाद कोई चीज़ ना खाएं, वरना आपकी फास्टिंग हमेशा हाई आएगी। क्योंकि जब आप मंचिंग करते रहते हैं पूरी रात, सुबह उठते हैं तो शुगर वाले भी अमूमन चेक करते हैं तो वो तो हाई लेवल पे आएगी। 8 बजे के बाद अगर आप 12 बजे भी सोते हैं तो 4 घंटे कुछ ना खाएं, ठीक है। उससे जो है वो आपकी ये फास्टिंग जो है, अमूमन लोगों की फास्टिंग कंट्रोल में नहीं आती। एक तो लेट नाइट सोना, उससे भी आपकी शुगर बढ़ती है, और फिर लेट नाइट जागेंगे तो भूख लगेगी, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, और सोते वक्त भी कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। खा के ऐसे ही वो क्रेविंग हो रही होती है, अगर लेट नाइट आप सोए हैं तो कुछ ना कुछ आप खाते रहेंगे और वो उस तरह से वो डाइजेस्ट नहीं होगा। अच्छा एक और चीज़ बताएं, अभी आगे माशाल्लाह से रमज़ान आने वाला है, तो ये जो यूरिक एसिड पेशेंट है उनके लिए तो ये फास्टिंग बड़ी अच्छी चीज़ नहीं होगी? ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी बात है, मगर खजूरें ज़्यादा नहीं खानी, उससे भी यूरिक एसिड जो है वो आपका बढ़ जाता है। एक आधी खजूर से रोज़ा अफ्तार कर लें। खोलें मतलब 2 से 3 खजूरें जो है वो ठीक है। अब पड़ी होती है ना तो वो पूरा साल तो खानी नहीं है, वो पड़ी होती हैं 8-10 खा जाते हैं रमज़ान में आप ठीक है। वो सहरी में भी खा रहे हैं, इफ्तारी में भी खा रहे हैं, तो उससे भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। फिर अमूमन आप देखें सब्जियां कम हो जाती हैं, दालें कम हो जाती हैं रमज़ान में, गोश्त की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट और कीमा बन रहा है, पकोड़े और चाट, पता नहीं ये तो फ़र्ज हो जाते हैं हमारे दस्तरखान तो ये जो है ना, ये ज़्यादा चीज़ें आपको गोश्त की तरफ रागिब ना हो, ठीक है। सिंपल रोटी अगर आप खाते हैं तो दाल के साथ चने की दाल, सफ़ेद चने, जितने बीन्स हैं, रेड बीन्स, वाइट बीन्स, इसमें भी यूरिक एसिड है। जो वाइट है, हाँ वाइट और रेड बीन्स दोनों, जितनी किस्म की भी बीन्स हैं इसमें जो है आपके मटर में बहुत है यूरिक एसिड, ठीक है जी। काले चने में नहीं है, मूंग की दाल में नहीं है। ये हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर काले चने लिया करें, ये यूरिक एसिड को बेहतर करते हैं, इसका शोरबा पिया करें, तो ये आपकी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत अच्छा। ले हमें पकाने मुश्किल लग रहे होते हैं ना, हमें वो जो वाइट चने हैं वो ज़्यादा आसान लग रहे होते हैं, तो हम तकरीबन हर घर में वही ज़्यादा बन रहे होते हैं, तो ब्लैक चनों की तरफ हम आते नहीं, जबकि फ़ायदा ज़्यादा उसमें होता है। तो आप कौन सी डाइट सजेस्ट करते हैं कि यूरिक एसिड जो पेशेंट है उनको ये डाइट लेनी चाहिए जो कि उनके लिए मुफीद है? देखिए उसमें सब्जियां जो हैं वो बेहतर हैं, जैसे हर मौसम में आपको टिंडे, कद्दू, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं, सब्जियां जो आप खाते हैं तो वो आपके लिए बेहतर है। मूंग की दाल अच्छी है, वो आप छिलकों वाली दाल खा सकते हैं, ठीक है, उसी में ताकत है। हमेशा छिलके वाली दालों 2 मिक्स करके पकाएं तो उनकी इफादियत ज़्यादा अच्छी होती है। धुली हुई दालों को इतना जो है वो ताकत नहीं है। उसके बाद काले चने मैंने बताया, वो हफ्ते में 2 दफ़ा। देसी चिकन वो आप खा सकते हैं, रेड मीट की बजाय देसी चिकन अगर ओरिजिनल मिलता है। शेवर जो है वो रेड मीट है, इसको अपने ज़हन में रखें, इसको वाइट मीट ना समझें आप। लोग इसको वाइट मीट के तौर पे लेते हैं ना, तो ठीक ही नहीं हो पाते। तो अगर देसी आपको असली मिल जाता है, वो हफ्ते में 1 बार पका लें आप रोज़ाना शेवर चिकन की बजाय, तो वो आपकी इफादियत ज़्यादा है, आपको बेहतर करता है, ठीक है। उसका शोरबा भी आप पी सकते हैं। ये चंद चीज़ें हैं जो कि आपने एहतियात करनी है। उससे आपका जो है, दही आप 1 प्लेट डेली खाएं ताकि आपके गुड बैक्टीरियाज भी मैदे में पैदा हों, बैड बैक्टीरिया जो वो ख़त्म हो। देसी चीज़ें अगर आप खाएंगे तो बड़ी बड़ी बीमारियों से जो है वो बच सकते हो। ऑब्वियसली देसी अगर डाइट लेंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं कि हमसे डाइजेस्ट नहीं होता। नॉर्मली हमारे ये एक्सक्यूजेस होते हैं कि देसी डाइट इसलिए नहीं ले पाते कि हम हजम नहीं कर पाते। ऐसे ही है, मगर ये है ना कि आप अपने बच्चों को भी स्टाइल में लेके आए। हमने बच्चों को खुली छूट दी हुई है कि टेस्ट डेवलप नहीं करवाया, उसने रोना है तो हमने फ़ौरन कोई ना कोई चीज़ उसके लिए ऑर्डर कर देनी है। आप ये देखिए हमारे जो घरों में फ्रोज़न फूड के स्टोर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें एक्सपायरी है, उसमें केमिकल है, तो केमिकल आपके अंदर जा रहा है। डॉक्टर साहब अभी देखें रमज़ान आ रहा है, तो उससे पहले मैं चक्कर लगा था मार्ट, चूँकि अभी मैंने ग्रॉसरी नहीं की लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज़ें लेनी थी, तो मेरा चक्कर लगा कि किस तरह से फ्रोज़न जो फूड है हम भर भर के लोग जो है ना वो उसको ख़रीद रहे थे, जैसे पता नहीं ये रमज़ान आने से पहले इसने बिल्कुल ख़त्म हो जाना है या मिलना ही नहीं है। सेहत के नुकसान की बड़ी अलामत में से आप घर में चीज़ें बना के बच्चों को ट्राई करें देसी,
आप खुद बनाए ना? ठीक है, खुद बनाए ना, नगेट्स आप खुद बना लें घर में, मतलब ये कि उसकी एक्सपायरी तो नहीं होगी, नहीं होगी। तो हाँ, आप ये आप 2-4 उसको दिन बना के फ्रीज कर सकते हैं। फ़िश को आप जो है विनेगर काली मिर्च लगा के बच्चों को फ़िश ज़्यादा से ज़्यादा दें, ओमेगा 3 ओमेगा 6, उनकी हेल्थ भी अच्छी, स्किन भी अच्छी, तो ये चीज़ें जो हैं ये वाइट मीट में आती हैं। ये यूरिक एसिड को जो है वो कंट्रोल करती हैं। जितना स्टोर वाला फूड आप लेंगे, डब्बा बंद खुराकें खाएंगे, उतनी बीमारियों के करीब जाएंगे। यानी बीमारी खुद आप खरीद के घर ला रहे हैं? ये उन लोगों के लिए फूड जो है निकाला गया था जो दूर दराज इलाकों में सफ़र करते हैं, जैसे बहरी जहाज़ों में लोग 6-6 महीने के लिए जा रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बंद डब्बा खुराकें हैं। या हाइकिंग के लिए जो जाते हैं, तो अपने घरों में आसानी कर ली ना, किचन को हमने बिल्कुल ही साइड पे करके, पकाना ना पड़े ना। और आप ये देखें कि 8-10-12 साल का बच्चा खुद ही नकश तल रहा होता है और वो तेल उसके ऊपर भी गिर जाता है कई दफ़ा। मतलब ये भी माएँ बड़ा ईजी ले देती, बेटा निकालो और तल लो, फ्राई करके खा लो। तो वो ये है कि छोटे बच्चे को तो इतनी समझ नहीं है, तो तेल उछल के उसके गिर भी जाता है। तो कोशिश करें कि देसी फूड की तरफ बच्चों को बना के, अगर मुख्तलिफ़ किस्म के कबाब भी आप देखें, कई लोग कद्दू के ही कबाब बना देते हैं। मैं तो इतना, एक जगह मैं गया, उन्होंने खिलाए, वो बिल्कुल नहीं पता चल रहे थे। उसमें आप कीमा मिक्स कर लें, उन्हें टेस्ट मिक्स करके आप बना दें उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। वो कहते हैं जी मैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें बना के उन्हें मैं टेस्ट कराती हूँ, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अब इजी टू कुक है, आपने चीज़ें पकड़ी और फ़ौरन बना दी। वो केमिकल है उसमें, एक्सपायरी जब आ गई, और एक्सपायरी भी माशाल्लाह साल 2-2 साल की। अच्छा, ये बात कोई हैवी एक्सपायरी केमिकल डाला हुआ है। बाहर के मुल्कों में आप ट्रैवल करें, 2-3 दिन की एक्सपायरी होती है, लंबी एक्सपायरी भी नहीं। हमारा दूध भी 2 साल की, साल की एक्सपायरी, 2-2 साल की। आप सऊदी अरब चले जाएं, दुबई चले जाएं, आप देखें 2 दिन की दूध की एक्सपायरी है, दही की एक्सपायरी है। वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे 1-1 साल आपका दूध जो है वो उसकी एक्सपायरी चल रही है। मैंने कितनी बार देखा है ये जो हमारे सेक्टर्स के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर जो शॉप्स बनी हुई हैं, उस पर जो उन्होंने ब्रेड रखी हुई होती हैं, उसके ऊपर आप देखें 2-4 दिन की फंगस लगा होता है, वो पड़ी हुई होती है, वो दे देते हैं एक्सपायरी। अब ये लोग लिख तो लेते हैं अथॉरिटी की वजह से, मगर ये कि वो अंडर हैंड भेज देते हैं, वो डेट चेंज करके फिर लगा देते हैं। ये स्टैंप होता है, आप उसको वो लिक्विड से उसको साफ करते हैं, नया स्टैंप लगाते हैं और उसको सेल कर देते हैं। नहीं, क्योंकि 2-4 दिन में तो वो ब्रेड सेल नहीं होती, वो सेल नहीं होती। उसमें ये है कि आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो ये भी देखें, आपकी जो शॉप है उसकी नेक नामी नहीं है, ठीक है। अगर ब्रेड का टाइम 24 घंटे है तो 24 घंटे के बाद आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे बिल्कुल। या ये कि कुछ बेकरी ऐसी हैं जो नामी ग्रामी हैं, वो रात 12 बजे के बाद डोनेट कर देती हैं चीज़ें। ये भी किसी के मुंह में पड़ जाए ना, अच्छा, तो गरीब बंदे को भी पता है कि ये 12 बजे के बाद ये सारी चीज़ें बंद करके एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद हम डॉक्टर साहब से जानते हैं यूरिक एसिड के हवाले से और इसके हमारे सेहत पे इसके जो असरात है, या इससे बचा कैसे जाए, मुकम्मल तौर पे इस पर बात करते हैं, बट ब्रेक के बाद साथ रहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा हेल्थ के हवाले से। जो हमारा आज का टॉपिक है यूरिक एसिड की, हम बात कर रहे हैं, साथ इसका जो इफेक्ट हमारे गुर्दों पे पड़ता है उस पर बात करें। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि अगर यूरिक एसिड की बर वक्त हम तशखीस नहीं कराते, इलाज की तरफ नहीं जाते, तो एक तो आपने पथरी का जिक्र किया, इस तरह की चीज़ें बन जाती, दूसरा ये जो स्वेलिंग होने लग जाती है गुर्दों में, वो भी यूरिक एसिड की वजह से होता है? स्वेलिंग ना सिर्फ गुर्दों में होती बल्कि आपके जॉइंट्स में हो जाती है, इंटरनली भी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप नीम गर्म दूध में 2 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डाल के अगर पिएंगे तो ये आपकी अंदरूनी सोजिश को कम करेगा और आपके खून को प्यूरीफाई करेगा। फिर अदरक में अल्लाह ताला ने नेचुरल स्टीरॉइड दिया हुआ है, इसका कहवा भी अगर आप पीते हैं तो इंटरनली जो सोजिश हमें नज़र नहीं आ रही होती और वो पेन भी कर रहा होता है, तो ये अदरक जो है वो लौंग के साथ अगर आप एक दफ़ा दिन में या 2 दफ़ा भी पी लेते हैं तो ये भी आपके जो है ब्लड को साफ़ करता है और आपकी इंटरनली जो सोजिश है उसको ज़्यादा ठीक कर देता है, ठीक है। अब आप ब्लड CP-ESR करवाते हैं तो उसमें मिकदार बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो ये इन्फेक्शन ही अंदर सोजिश ही होती है। CRP बहुत ज़्यादा होता है, उसकी 5 रेशो होती है 100 तक लोगों को अकड़ाव आया होता है जिस्म में। तो CRP जो है वो टेस्ट आप कराएं, ब्लड CP के साथ ESR लाजमी करवाया करें ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा। तो वो गुर्दों में तो पत्थरियाँ, स्टोन तो बनते ही हैं जो पुराना जो मैनेज नहीं करते लोग यूरिक एसिड, इसके ना सिर्फ फिर आपके जोड़ों में भी बहुत ज़्यादा सोजिश आती है। मोटापा आ जाना, उससे भी यूरिक देखिए मोटापा तो आप खा पी के जो है बैठे रहते हैं और अपनी कैलोरीज नहीं बर्न करते, एक्सरसाइज जो है वो हमसे काफ़ी दूर है जी। तो हालांकि इसको सबसे ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए, ये हमारी ज़िंदगी का एक असूल होना चाहिए, हमें मेडिसिन के तौर पे लेना चाहिए कि हमने अपनी बॉडी को जो है थोड़ी सी थ्रिल देनी है दिन में।
आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बॉडी को जो है वो थ्रिल करेंगे तो आप की कैलोरीज बर्न होंगी, फिर आपको खाते हुए डर नहीं लगेगा। अब मैं अगर एक्सरसाइज ना कर लूँ तो मैं कोई चीज़ ऐसी खाऊं तो मुझे खौफ आता है कि आज मैंने किया नहीं है तो मैंने इसको कल डबल करना है। तो ये थोड़ा सा अगर आप कर लेते हैं तो आपको जो है ज़हनी सुकून भी होता है कि अपने जिस्म के साथ आपने कोई अच्छा किया। टेंशन नहीं होती ना, फिर आपको पता होता है कि अगर आप इतनी कैलोरीज ले रहे हैं तो वो बर्न भी हो जाएंगी। नहीं, अपने जिस्म के साथ जो है वो बेहतरी का सबब तो करें ना कि अल्लाह ताला ने इतना जिस्म दिया है अच्छा, आपको आप क्यों बिगाड़ पैदा करें। दूसरों के साथ आपने अच्छा करना है या नहीं करना, अपने साथ तो करें। अपने साथ तो कर भी, क्योंकि लोगों के साथ हम घंटों बैठे रहते हैं ऐसे ही है, तो वो फजूल में उधर कॉफ़ी भी पी रहे हैं, चाय भी, मीठा भी खा रहे हैं, मुख्तलिफ डिशेस मंगाई जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें क्या हासिल है। अच्छा, चाय कॉफ़ी का आपने जिक्र किया, जिनका यूरिक एसिड प्रॉब्लम है उनके लिए चाय कॉफ़ी कोई इशू तो नहीं करती? देखिए, एक इत्तेदाल में रह के जो है वो आप पिएं। दूध वाली चाय तो वैसे ही बुरी है, वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप कहवा पीते हैं तो वो ठीक है, और ब्लैक टी अगर पीते हैं, जिन लोगों का फैटी लीवर है उनके लिए बेहतर है। 1 से 2 कप आप बगैर चीनी के ब्लैक कॉफ़ी अगर पी लें रोज़ाना तो ये बेहतर है। तो उसमें कोशिश करें कि दिन के टाइम पिएं, रात को ना पिएं। नींद भी उड़ा देती है कॉफ़ी बाज़ दफ़ा, और आपकी हार्ट बीट को भी तेज़ करती है। तो क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिसिटी हमारे दिल के साथ होती है, वो आगे पीछे हो जाती है। कुछ लोग जिन्होंने स्टडी करनी होती है वो तो रात को पीते हैं कि उन्हें नींद ना आए। स्टडी करनी, कुछ भी करना, बहाना नहीं बनाना। 11 बजे सोए, 12 बजे सोएं, सो जाएं। 4 बजे उठ के, अगर 4-5 बजे उठ के सोते हैं तो आप सारा दिन हेल्दी। अगर आप 2-3 बजे सोते हैं तो वो फिर आपकी वेयर एंड टेयर जो जिस्म की है वो नहीं होगी, वो भी आपको मोटापे की तरफ लेके जाता है। जब आप अच्छी नींद नहीं करते ना तो कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपको मोटापा आता है। आपने 11 बजे कोशिश करें, नहीं तो 12 बजे हद आपने मुकर्रर करनी है कि मैंने सोना है। अब बच्चे देखें, छुट्टियां होती हैं, 2-3 बजे 4 बजे सो रहे होते हैं, ठीक है, खाया उधर ही सो गया, और दोपहर के टाइम उठ रहे होते हैं, तो उससे भी मोटापा आ रहा है बच्चों में। आप देखें कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो आपके जिस्म की जो सारी जिस्मानी अच्छी हालतें हैं वो नहीं होती। तो आपको चाहिए कि वक्त पे सोएं, टाइम पे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ खानों के अंदर मुझे याद है कि लोग बहुत शौक से, मुझे खुद भी पसंद है, कलेजी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो यूरिक एसिड को ये बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल महविश, जितने ऑर्गन मीट हम खाते हैं, शौक से हम खा रहे होते हैं, तो ये सारे यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, ठीक है। आप देखें टकाटक बहुत ज़्यादा लोगों का पसंदीदा होता है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड है। कलेजी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड है, ठीक है। यूरिक एसिड, कलेजी जिन लोगों का HB बिलो 10 है वो हफ्ते में 2 से 3 बार हाफ फ्राई कुक करके कलेजी खाएं। अगर यूरिक एसिड है तो ज़्यादा ना खाएं, एक दफ़ा खाएं, क्योंकि उधर से फिर आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। वही कह रहे हैं, एक तरफ उसका फ़ायदा हो रहा है, दूसरी तरफ उसका नुकसान हो रहा है। जितने ऑर्गन मीट्स किसी भी जानवर के, अगर आप शौक से लोग बाज़ दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि बहुत पसंदीदगी से रेगुलर घरों में ला के खाते हैं, तो उन लोगों को भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों को ट्राई कराएं आप, कलेजी हो गए, इस तरह की चीज़ें जो है ना बच्चों को, क्योंकि अनीमिक हैं बच्चे। अब डबल रोटी ने क्या खून पैदा करना, वो एक मैदा है जो कि आपकी गट हेल्थ को ख़राब करता है। तो आप कोशिश करें कि ये जो चीज़ है, कलेजी है, कीमा है, ये नया खून बनाते हैं। तो ये बच्चों को ट्राई करें। अंडर 20 जब आप बच्चों की सेहत का ख्याल करते हैं तो बड़े होकर उनकी बोन स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब आप अर्लियर एज में, अब बच्चा कहता है जी मुझे मटन नहीं खाना, मुझे बीफ नहीं खाना, मुझे चिकन शेवर ही खाना है, तो वो तवानाई नहीं जा रही उसके अंदर, इतनी ताकत नहीं जा रही उसके अंदर, ठीक है। तो बच्चे अंडे भी नहीं खाते, अंडे भी नहीं खाते। 1 से 2 अंडे उबले हुए बच्चों को डेली रूटीन में रखें। थोड़ी सी प्रोटीन डाइट अंदर जाए। उनके मसल्स के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। जब प्रोटीन नहीं होगा आपके मसल्स दुखेंगे, लटक जाएंगे, तो फिर बच्चा कहता है जी मैं हैवी एक्सरसाइज भी करना चाहता हूँ। शौकिया एक दूसरे को देखते हैं ना कि 6 पैक बने हुए मेरे भी होने चाहिए, बॉडी बिल्डिंग। तो जब आप बेटा फास्ट फूड खा के 6 पैक, क्या वो तो 2 पैक भी नहीं बनेंगे आपके, ठीक है, मिल्क पैक बन जाएगा। मिल्क पैक बनेगा, 6 पैक नहीं बनेंगे। अच्छा, आपने जो टेस्ट बताया था RFT, आपने वो एक खून का टेस्ट है, उसके साथ साथ यूरिन टेस्ट भी ज़रूरी है? हाँ, यूरिन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है इसमें। उसमें यूरिया क्रेटिनिन आ जाता है, और आपके रीनल फंक्शन टेस्ट की जितनी एंजाइम है वो सारा पता चल जाता है कि यूरिक एसिड कितना है, आपके अंदर यूरिया की मिकदार कितना है, क्रेटिनिन कितना है। अगर वो भी डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर यूरिक एसिड अंदर तबाही मचा रहा है। तो फिर ये है कि साल में मैंने 1 मरतबा कराया। जिन लोगों की डिडेंसी आ गई है वो 2 से 3 मरतबा ज़रूर कराएं, ताकि आपको पता चले कि 3 महीने पहले ये रेशो थी, अब इतनी है। तो मैंने इस तरह अपनी बॉडी के साथ रिएक्ट करना है, ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी। और पानी का इंटेक हर इंसान के लिए बेहतर है, आपकी स्किन के लिए बेहतर है। आपकी स्किन जो है वो ड्राइनेस नहीं
फील होती। हाँ। तो 8 से 10 गिलास सर्दियों में भी, चाय जो पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, वो भी पानी का इंटेक है। और अगर आपको यूरिक एसिड है तो फिर दूध में पानी मिक्स करके 1 गिलास दिन में वो पिएं। नींबू बहुत ज़्यादा इसको कम करता है। लेमन पानी पास रख ले, अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो लेमन पानी गिलास में पास रख ले और घूंट घूंट उसको पिएं। 1 घंटे में अपना ग्लास वो ख़त्म करें, उससे विटामिन सी मिलेगा और यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करता है। ग्रेट। हाई ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड का कोई ताल्लुक है? डेफिनेट, जब आपके ब्लड में जो है वो ख़राबियाँ आएंगी तो दोनों चीज़ें ट्रिगर कर जाएंगी। आपको ब्लड प्रेशर भी है, फिर यूरिक एसिड भी आ गया, तो वो मादे अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फिर आपस में जो है वो उनका कांटेक्ट कहीं ना कहीं जाके जो है वो बन जाता है। तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ जब सामने आती हैं तो बहुत सारी बीमारियां फिर ऊपर अपर लिमिट्स में आ रही होती हैं, क्योंकि आपने टेस्ट तो करवाया ही नहीं है। तो आप तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हैं दर्दों के साथ। गोली खा लेते हैं ना, पेन किलर खा ली। जो शुगर पेशेंट है उनमें ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों हो रहा है? जी, उसमें आप ये देखें ना कि बाज़ दफ़ा हम शुगर पेशेंट को ये कहते हैं कि अच्छी आप प्रोटीन डाइट खाएं, तो वो डेली बेसिस पे गोश्त ही खा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी फिर बढ़ जाता है। बाज़ लोग फिर रेड मीट पे लग जाते हैं। अब यार डॉक्टर साहब, बंदा करे तो करे क्या? एक तरफ डाइट का हम एक बीमारी के लिए कहते हैं कि ये वाली डाइट लेनी है, अब उसके एक बीमारी को ठीक करने के लिए उस डाइट की वजह से दूसरी बीमारी आने लग जाती है। एक मेडिसिन खाते हैं तो 2 साइड इफेक्ट भी तो आते हैं सीरियसली तो ये खुराक के साथ भी यही हो रहा है। इंसान फंस गया है, हम नेचर से दूर हो गए हैं, नेचर के करीब तरीन। अभी भी जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं, रिमोट एरिया में हमारे, सॉरी, उसमें देखें कि उनकी एज 90 साल है, वो लकड़ियों का गठ उठा के गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले जाएं, वो आके मोटी रोटी प्याज के साथ पानी के साथ खा के खुश हैं वो, और सुर्ख और सफ़ेद हैं। मतलब वो जंगल में रोज़ाना लकड़ी भी काट के ला रहा है, और 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल उठा के रेड वो, और वक़्त पे सोते हैं। इशा के साथ, मतलब मगरिब के वक्त खाना खाया, इशा के पढ़ के सो गए, और सुबह अर्लियर वो लोग उठे हुए। हमारे तो बखेड़े ही बहुत टन टन की आवाज़ें आ रही होती हैं। हमने कोई खुद ही बखेड़े खड़े किए हुए, अदरवाइज टाइम उनके लिए भी वही है 24 घंटे जो हमारे लिए। ऐसे ही है। मतलब ये ना कि हम नेचर से दूर हो गए ना, शहर के लोग, और व्हाट्सएप ने हमारी जान खा ली। बेल बजती है तो हमें फ़ौरन देखना है कि क्या हुआ है। अच्छा, कोई खामखा का नोटिफिकेशन भी आया ना तो हमने फ़ोन ज़रूर खोलना है। ऐसे भी लोग हैं जो जवाब भी नहीं देते, व्हाट्सएप आप करके भूल जाएं। मतलब ये है कि ये इंसान की सबसे बड़ी इंसल्ट होती है। ये मैं समझता हूँ कि जो पढ़ा लिखा इंसान है ना, उसको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि अगर आपको किसी ने मैसेज किया है तो आपके साथ कोई काम नहीं है उसका, मैसेज किया थोड़ा बहुत उसी टाइम, अगर आप बहुत बिजी हैं, किसी के साथ भी बिजी हैं, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे। मेरी पूरी दुनिया में महविश फ़ैन फॉलोइंग है, मुझे 28 साल हो गए मीडिया करते हुए। मेरी अपनी यूट्यूब पे 2.7 मिलियन पे वीडियोज़ हैं, ठीक है। उसमें इतने ज़्यादा लोग मुझे कॉल करते हैं कि मैं कॉल सुन के उनके मैसेजिंग करता हूँ। अगर मुझे टाइम मिले तो मैं लाजमी, आज नहीं तो कल, 6 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जो है मुझे मैसेज करना होता है। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो फिर आपको उसका रिस्पांस करना चाहिए। अच्छा, यहाँ मेरी कोऑर्डिनेटर जो है ना, आपको सुन रही है, वो कह रही है मैं भी सर को मैसेज करती रहती हूँ, सर जवाब नहीं देते। गलत बात है ना, मतलब ये इंसान की तजलील है, मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। लाजमी जो है आप कोशिश करें कि आप सर आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते? पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप कोशिश करें कि लाजमी जो है वो आंसर करें, ठीक है। लाजमी जवाब दिया करें। डॉक्टर साहब आप भी मेरे कोऑर्डिनेटर को लाजमी जवाब दिया करें। उनके कोऑर्डिनेटर के मैसेज आके देखें जवाब कब नहीं दिया, आके बताएं मुझे। कोऑर्डिनेटर को मेरा सवाल भाई, अभी आ जाए, प्रोग्राम खत्म हो तो मैं बताता हूँ। प्रोग्राम खत्म होगा, आप आइएगा। वेल, वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, ऑब्वियसली उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी काफ़ी वीक हो चुका होता है, फिर डिफरेंट बीमारियों ने उन्हें घेरा हुआ होता है, हार्ट का इशू, हाई ब्लड प्रेशर, फिर शुगर के बीमारियाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। उनके लिए ख़ास तौर पर आप क्या समझते हैं कि हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि मज़ीद उन पर बीमारियाँ ट्रिगर ना करें, या मज़ीद ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम उनको ना हो? देखें, आप थोड़ी सी इबरत पकड़ें कि अपने बड़ों को देखें कि वो यूरिक एसिड के साथ कब से लड़ाई कर रहे हैं, वो शुगर के साथ कब से लड़ाई कर रहे हैं, वो हार्ट के साथ कब से लड़ाई कर रहे हैं, वो ब्लड प्रेशर के साथ कब से लड़ाई कर रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ कब से लड़ाई कर रहे हैं, जॉइंट्स पेन के साथ कब से लड़ाई कर रहे हैं। आप उनको देख लें कि हमारे बड़े जो हैं थोड़ी मुश्किल में हैं। तो हमें थोड़ा सा सबक लेना चाहिए कि अगर ख़ानदान में ये सारी बीमारियां जो मैंने गिनवाई हैं तो ये हम में आ सकती हैं, तो हमें जो है आंखें खोल के अपनी डाइट प्लान करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, और भाग दौड़ जो है वो ज़िंदगी की निशानी है। अगर आप खा पी के डेड होते हैं तो आपका नुकसान है। डॉक्टर साहब भाग दौड़ हमारी ज़िंदगी में है, लेकिन वो गाड़ियों पे।
गाड़ियों पे देखें वॉक वाली मतलब भाग दौड़ नहीं है। मोटरसाइकिल पे, गाड़ियों पे पैसे के पीछे भाग रहे हैं। यस वो जो हेल्थ के लिए, सेहत के लिए जो वो एक्सरसाइज वाली भाग दौड़ है ना, पैसा भी वो नहीं मैविश है। बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी का हिस्सा है, उसके बगैर एक पल भी नहीं गुजर सकता। और वही ख़ानदान में सबसे अच्छा रिश्तेदार होता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये पैसा भी ना बहुत खतरनाक नाग भी है, है। जिसके पास बहुत ज्यादा है ना उसको भी प्रॉब्लम जो है ना होती है, वो खुश फिर भी नहीं ऐसे होता। ही है, ये ऐसे एक ही ऐसी एक अजीब ये इसकी लालच है। जो हामला खातून है, जो प्रेग्नेंट वुमन है, अगर उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है तो खतरनाक हो सकता है जी उनके लिए। बिल्कुल, उसमें ये है कि कंट्रोल में रखना चाहिए। आने वाले बच्चे के लिए प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। जितनी भी डिजीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती हैं, बाज़ दफ़ा शुगर आ जाती है, जेस्टेशनल शुगर जिसे हम कहते हैं, ये हमला ख़वातीन में आती है, मगर बाज़ दफ़ा डिलीवरी के बाद ये ख़त्म हो जाती ठीक हो जाती है। है। हाँ। तो दांत का दर्द होता है बहुत ज़्यादा, उसमें दांत ना निकलवाएं। हामला ख़वातीन को अगर दांत का पेन है तो ज़रूर घर में कोई टोटका ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं। जो मेडिसिन हो वो आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दांत निकलवाना नहीं है, तो आपका सर्जन ही आपको बता सकता है कि आपने किस तरह इसको जो है 9 मंथ तक जो है वो लेके जाना है। अमूमन दांत का भी दर्द बहुत क्यों निकलवाना क्यों नहीं चाहिए? वो दिल के साथ कनेक्टेड है। हमारे जितने दांत हैं लोगों को ये नहीं पता, हमारे दिल के साथ कनेक्टेड हैं। एक दो दांत निकल भी जाते हैं तो वो लगवाते ही नहीं है। एक तो शक्ल अजीब हो जाती है, ठीक है। मैं कई ऐसे अमीर लोगों को जानता हूँ कि जिनके 2-4 ऊपर वाले 2-4 नीचे वाले, शक्ल वो चिपटा सा बन गया। मैंने कहा भाई क्यों नहीं लगवाते? कहते बस गुजारा हो रहा है, और खुराक अंदर सीधी कर जाते हैं। वो चबाना तो दांतों का काम है ना, तो वो है ही नहीं। मैंने कहा कैसे आपकी हेल्थ ठीक होगी भाई, अपने ऊपर खर्चा करो, डेंचर लगवाओ, दांत लगवाओ। अभी तो बड़े अच्छे दांत आर्थोडेंटिस्ट भी आ गया कि आपके एक एक दांत भी लग सकता है, आपके ब्रिज नहीं बनते। तो वो ज़रा थोड़ा कॉस्टली है, मगर अपने डॉक्टर को मिलके, क्योंकि जब आप दांत नहीं लगाते तो वहाँ से बीमारियाँ आपके दिल में चली जाती हैं। ये लोगों को नहीं पता। कनेक्टेड 32 दांत जो हैं आपके दिल के साथ कनेक्ट हैं। देखिए ना, इसमें भी अब की हिकमत है ना, अल्लाह ने रखी है हर चीज़ के बिल्कुल। अंदर। तो उसमें कोशिश करें कि अगर आपका एक दांत टूट गया है, फौरी उसकी कोशिश करके लगवाएं उसे। लोग तो कई सालों से वैसे ही दांतों के साथ निकल रहे हैं, और वो रोटी पकड़ के साबत ही निकल जाते हैं। कहते हैं 32 दांत हैं आपके मुंह में, तो 32 दफ़ा आपने नवाला चबाना है, देन जाके आपका स्टमक जो है प्रॉपर काम करता है। हम तो हाफड़ ताफड़ में खाते हैं। 32 टाइम एक नवाले को आप खाएंगे। हम में से कितने लोग होंगे वैसे जो एक नवाले को 32 टाइम चबाते होंगे? बहुत ज़रूरी है। उससे ये है कि जब सही सलाइवा बनता है तो आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है। इसके अलावा और मज़ीद कुछ ऐसी डाइट या कोई ऐसी एहतियात जो आप समझते हो कि हमें रोज़मर्रा रूटीन में उसको शामिल कर लेना चाहिए? रोज़मर्रा आप कोशिश करें कि आप गिन के 8 से 10 गिलास पानी, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी में, इंटेक थोड़ा और बढ़ा दें। और कोशिश करें कि बाज़ारी खाने कम से कम, जिनमें ऑयल है, तरी है, इस तरह के पाए जो है ये भी बहुत ज़्यादा। ये भी नहीं पता होता ना वो ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। और पाए जो डेली बेसिस पे लोग खा रहे होते हैं, ठीक है, वो भी आपके यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। कुछ चावल आप जो है, आप पुलाव मुख्तलिफ नामों से बाज़ारों में मिल रहा है, जिसमें बीफ, पहले तो गधा उन्होंने शामिल कर दिया था, अभी वो बीफ शामिल कर, पता नहीं कौन सा बीफ तो वो हर नवाले में आपके 1-2 बोटियाँ मुंह में जा रही होती, छोटी छोटी सी वो डाला हुआ है ना। तो इससे भी इज्तनाब करें। मतलब अगर आपको यूरिक एसिड है तो कभी कभार तो आप इस तरह के चस्के लगा लें। वीक में एक दफ़ा या मंथ में एक कोशिश करें ना। मतलब ये कि आप जब उसको कंट्रोल में ले आते हैं ना, फिर बदपरेजी स्टार्ट करें ना। आप उसी अनकंट्रोल के साथ बदपरेजी करेंगे तो फिर आपके जिस्म में इसकी मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी। अगर आप इसको कंट्रोल रखते हैं फिर हल्की फुल्की बदपरेजी कर सकते हैं। वो तो हमने बाज नहीं आना, वो तो हमने खाना ही खाना है, क्योंकि दूसरे खा रहे हैं हम भी खाते हैं। तो ये चीज़ें आपने करना है कि पानी का इंटेक और दूध और पानी मिक्स करके 1 गिलास, जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है उसके लिए भी ज़बरदस्त है दूध और पानी, लीमू पानी, ठीक है। ये भी आपके खून को पतला करेगा। लीमू पानी के अंदर कुछ चीनी या नमक कुछ नहीं डालना, सिंपल पानी और लेमन। अगर आपका बीपी लो रहता है तो थोड़ा नमक डाल लें आप। अव्वल तो वैसे हाई ब्लड प्रेशर है वो नहीं सिर्फ लीमू पानी, फिर वो पियेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई भी कंट्रोल में आ जाएगा नमक के बाद। हाँ, रोज़ाना 1-2 गिलास आपने रूटीन में रखना है कि मैंने लीमू पानी ज़रूर पीना है। फिर किन्नू, माल्टा, मौसमी आजकल सेहतमंद भी पी सकते हैं, सेहतमंद भी ताकि पी सकते हैं, बीमारियां दूर रहे ना उनसे। ये आपके खून को पतला रखता है ना। बेसिकली तो हमें अपने कोलेस्ट्रॉल का भी नहीं ना इल्म कि अंदर हाई चल रहा है लो चल रहा है, वो भी टेस्ट तो करवाना है, वो नहीं कराना। तो उसमें ये है कि ये खून को पतला करता है और आपके बीपी को कंट्रोल रखता है। विटामिन सी जब आप लेते हैं आपका मूड भी अच्छा होता है। किन्नू, माल्टा, अच्छी होती है।
जी बिल्कुल, किनू माल्टा मौसमी 2 अदद जो है वो आप डेली खाएं जब तक अवेलेबल है। रोज़ों में तो आपकी पहुंच से दूर हो जाएंगे सारे फ्रूट, तो अभी जान शान फ्रूट सिर्फ एक किनू ही नहीं डॉक्टर साहब, पूरा फ्रूट, हर खाने पीने की चीज़ जो है ना वो एक आम बंदे की पहुंच से दूर होने वाली है। अभी रोज़ों से पहले जान शान बना लें, उसके बाद वो इम्यूनिटी बना ले अपनी, क्योंकि रमज़ान में तो आपको ये चीज़ें मिलने को नहीं, इतनी एक्सपेंसिव हो जानी है कि इंसान कहेगा खाए क्या और पकाए क्या और लगाए क्या। अच्छा, यूरिक एसिड जिस तरह देखें, अपनी कार्डिक की बात की कि वो अगर मेडिसिन पे लग गया तो उसको साथ में मैनेज करनी है। इसी तरह जो शुगर के पेशेंट है, अगर वो इंसुलिन पे है, टैबलेट पे, उसको साथ में वही, और ब्लड प्रेशर का भी यही सीन है। अगर यूरिक एसिड का पेशेंट भी दवाइयों पे लग गया है तो वो मुसलसल मेडिसिन से इलाज रहेगा या साथ साथ परहेज से वो दवाइयाँ उसकी छूट सकती हैं? जी बिल्कुल, मैंने तो यही बताया कि पानी आपका इलाज है। आप दवाइयों से दूर रहें। दवाई तो 1-2 गोलियां इसकी बनी हुई हैं जो कि लोग सब खाते हैं, सबको पता ही है, ठीक तो वो है। खानी पड़ती हैं? वो कुछ जब आपकी बहुत ज़्यादा क्रिस्टल बन जाते हैं ना, उस टाइम तो वो दवाई भी काम नहीं करती। जैसे मैंने बताया कि अंगूठे में जो है वो रेडनेस बनती है, उस टाइम आप दवाई नहीं खाएंगे, उस टाइम आपको पेन किलर कोई टीका ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब क्रिस्टल बन जाते हैं ना फिर गोलियां काम नहीं करती हैं, क्रिस्टल को ब्रेक करना होता है। ब्रेक करके फिर कुछ टाइम के लिए डॉक्टर आपको कहता है 10-15 दिन आपने ये दवाई खानी है या महीना खानी है मुख्तलिफ मिलीग्राम्स में। उसके बाद फिर जो है आप पानी का इंटेक रखें और अपना परहेज रखेंगे तो आपको पानी इससे सस्ता तो कोई इलाज हो ही नहीं सकता। हाँ, ये और बात है कि हमें पानी भी आजकल पैसों से खरीदना पड़ता है, लेकिन फिर भी दवाइयों से बेहतर है। ब्रेक लेनी नाज़रीन, ब्रेक के बाद मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आपकी हेल्थ के हवाले से हम बात कर रहे थे। अभी आपने सुना कि यूरिक एसिड पे और इसका हमारी हेल्थ के साथ जो ताल्लुक है इस पर हमने बात की। अभी हमारे पास कुछ ही मिनट्स हैं, 4-5 मिनट है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं जो निपा वायरस आया हुआ है इस पर ज़रा जान लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये निपा वायरस क्या है और ये किस तरह से फैल रहा है? बेसिकली मैं भी ये 1998 में मलेशिया में आया था, काफ़ी लोगों की हलाकत हो गई थी। थोड़ा कोरोना वायरस से ये ख़तरनाक है और 40 to 70% जिस बंदे को हो जाता है उसकी डेथ हो जाती है। और ये फौरी तौर पे आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाने के बाद आपके दिमाग की झिल्लियों को खा जाता है, सोजिश हो जाती है झिल्लियों में, और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है और इंसान जो है वो डेथ हो जाती है। अभी ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसमें ज़्यादा ये फैला हुआ है, बांग्लादेश और इंडिया में बहुत ज़्यादा, बंगाल की तरफ। और ये ज़्यादातर जो चमगादड़ें फल खाती हैं ना, उसके वो जूसेस जो हैं वो जब इंसान खा लेता है, कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि बाज़ार में ना अमरूद बिक रहा होता है तो वो बेचने वाला कहता है ये मीठा अमरूद है, ये तोते ने खाया हुआ है, तो आप खाएं इसको। इस तरह के भी शुगल कर रहे होते हैं। तो खुदारा इस तरह की चीज़ें ना खाएं जो किसी परिंदे ने खाई हो, वो पाकिस्तान में हो या यूरोप में हो, कहीं भी हो, आपने नीचे से उठा के नहीं खानी है। अगर परिंदे ने, अब ज़्यादातर वो होता है खजूरों के बाग में, ठीक है जी, वो खजूरों को भी कट कट करके नीचे फेंकी होती हैं तो लोग धो के बगैर ही खा लेते हैं, ठीक है। इससे इज्तनाब करना है। और घर में जब आप लेके आएँ गर्म पानी में खजूरों को वॉश कर लें। अभी सीजन आ रहा है ना, खजूरें सबने खानी तो वॉश करके उसको वॉश करके सुखा के। निपा वायरस के अगर मैं अलामात की बात करूँ, आपने कहा कोविड से ज़्यादा ये खतरनाक है, तो इसकी अलामात क्या है, हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? मैविश उसी तरह की अलामात हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, नौजिया, सांस का प्रॉब्लम, ठीक है। कोई कंफर्म नहीं कह सकते कि आपको ये निपा वायरस के हैं, ठीक है। मतलब उससे मिलती जुलती सारी जो है ना वो चीज़ें होती हैं। तो इंसान की जो है डेथ रेट इसमें ज़्यादा है, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस हैं। अब कहीं कोविड से ज़्यादा खतरनाक जी बहुत ज़्यादा। उसमें ये है कि चलें उसमें तो फिर बच गए थे लोग ना, तो इसमें वो कहते हैं कि 40 to 70% लोगों की डेथ हो जाती है जिसको एक दफ़ा ये हो जाए, क्योंकि आपकी दिमाग की झिल्लियों को खा के उसमें सोजिश पैदा कर दी तो इंसान किधर रहेगा, तो या लंग्स आपके फेल हो गए तो इंसान ने किधर रहना है। तो ये सारी और ये क्या तेज़ी से अटैक करता है, जिस तरह मतलब कोविड था उसमें देखा कि हमें थोड़ा मार्जिन मिलता है। अच्छा, मज़े की बात है ये मैन टू मैन वेरी नहीं करता, और वो तो मैन टू मैन वेरी करता था ना, आपके ड्रॉपलेट आपको लगे तो आपको भी हो गया, ये इतना ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। और ये जानवरों से ही जो है वो फैलता है, चमगादड़ ही इसका। पहले लोगों ने चमगादड़ कोरोना को भी बना दिया था सारी एंड ऑफ द डे चमगादड़ जो है वो इसकी सारी बनी हुई है। तो ये नहीं है कि चमगादड़ आपके ऊपर से उड़ गई तो आप समझें कि मेरे निपा वायरस हो गया, ऐसी बात नहीं है। जब तक के उसका जो फुजला है आपके फल को नहीं लगा, आपने खाया नहीं है, और ये आदमियों को नहीं लगता, ये थोड़ी सी इसमें पॉजिटिव है, ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन काम है। मगर ये है कि उसको आइसोलेट कर दिया जाता है क्योंकि डेथ भी हो रही है हमसाया ममालिक में। तो वो मिट्टी का गड़ा, सुन रही थी कि जरा सरहदों को फिर से वहाँ पे सख्ती कर दी गई है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है। उसमें ये है ना, खुदा ना खास्ता कोई भी केस आ जाए तो स्प्रेड ना हो ना ज़्यादा,
تو جتنے لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کی فل اسکریننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اچھی بات ہے. احتیاط کیا کی جائے؟ احتیاط اس میں یہی ہے کہ پھل فروٹ تو کھانا ہی ہے آپ نے, مہنگا ہو یا سستا ہو, دھو کے اچھی طرح اس کو پانی میں ڈال کے تو وینیگر ڈال دیں اس میں 4 سے 6 چمچ نا, 2-3 کلو پانی لے کے تو اس میں سیب ڈپ کر کے آدھا گھنٹہ رکھیں. تو آپ کی ساری چیزیں, یا سبزیاں بازار سے لاتے ہیں تو پانی میں وینیگر ڈال کے اس کو ڈپ کریں تو اس کے مضر اثرات جو سپرے کیا ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کھجوریں آپ نے اسٹاک کرنی ہے ابھی تو اس کو گرم پانی میں اچھی طرح دھو کے خشک کر کے رکھیں, ویسے نہ کھائیں. کھجوروں کے بھی اتنی ٹائپ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے, کون سی لے کون سی نہ لے. مطلب جو آپ کی جیب اجازت دیتی وہ آپ کھائیں. صحیح ہو گیا. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو ہیلتھ کے حوالے سے؟ ہیلتھ کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنی ہیلتھ کا خیال کریں. جیسے رمضان المبارک آ رہا ہے, کوشش کریں کہ ابھی سے واک کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے یا جوائنٹس پین کا مسئلہ ہے تو یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروا کے اس حساب سے اپنی ڈائٹ پلان کریں. اور روزانہ تھوڑی سی ڈائٹ اگر آپ پلان کریں گے اور ایکسرسائز کریں گے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ناظرین اوبیسلی ایٹ دا اینڈ یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایک تو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, دوسرا ایکسرسائز اس کو آپ یقینی بنائیں. آپ کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے, ایکسرسائز کریں گے آپ کی صحت اچھی ہوگی. ہیلتھ از ویلتھ, یہ بچپن سے آپ پڑھ رہے ہیں تو ساری چیزیں آپ کو خوبصورت لگیں گی. اگر آپ کی صحت متاثر ہو جائے گی تو آپ کو اچھی چیز بھی بری لگے گی. تو صحت کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.